हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी ने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बेकू जो मिंगयोंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो रहा होता है। मिंगयोंग तो फुल ब्लश कर रही होती है, उसके चिक्स भी रेड हुए होते हैं। अब ये तो इससे दूर नहीं हो रहा होता बल्कि क्लोज और हुई जा रहा होता है। इसी वजह से ये बहुत मुश्किल से 1 मिनट का कहकर वहाँ से भाग जाती है। घर आती तो सबसे पहले ओंगजू से आकर पूछती है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये लाइन में क्रॉस करना चाहता हूँ। ओंगजू जो अपनी मूवी देख रही होती है, एंजॉय कर रही होती है, उसे तो यही होता है कि ये जल्दी यहाँ से ज्यादा कहती कि मुझे नहीं पता। मिंगयोंग वापस बेकू के घर की तरफ भागते और उससे आकर पूछे लगते है कि तुमने क्या बोला, इसका मतलब क्या है? तुम ये कहना चाहते हो कि बस एक किस होगी तो तुम्हारे लिए हर एक चीज आसान हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस उसकी बातों को सुनकर स्माइल कर रहा होता तो ये उसको स्माइल करते देखकर पूछती कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं पास्ट की बातों को नहीं लेकर आना चाहता, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो मैं फील करता हूँ और इसका कोई मतलब नहीं था। और फिर अपनी लाइफ के बारे में से बताने लग जाता है कि मेरी माँ मुझे रेलवे स्टेशन लेकर गई, पर वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा हाथ उनसे स्लिप हो गया, पर वो मुझे वहाँ कुछ शायद छोड़ कर गई थी। मैं कितना ही टाइम उनका वेट करता रहा पर वो वापस नहीं आई और फिर मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया गया। वहाँ के रूल्स मुझे सीखने पड़े और यही मुझे बताया गया कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारा कोई वेट कर रहा हो। फिर मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए। इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि मैंने खुद को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। तुम्हारे आने से मुझे पता लगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैंने खुद को पहचाना। सॉरी, जिस तरह का मैंने बिहेव तुम्हारे सामने किया तो मैं कंफ्यूज कर दिया। जैसे मैंने हरकत की थी उससे कंफ्यूज होना बनता भी था। तो उसकी बातों को सुनकर कहती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे सब कुछ खत्म हो गया है? मुझे पता है कि तुमने मेरा टर्मिनेशन लेटर दे दिया है, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तुम कंफ्यूज होने वाले अकेले नहीं हो बल्कि मैं भी हूँ। कौन पागल लड़की होगी जो उसी इंसान से प्यार करेगी जो उसे फायर करेगा? और मैं वही पागल लड़की हूँ जो प्यार कर बैठी है, जिसने उसको काम से निकाल दिया है। और मैंने ये भी बोला था कि मैं कभी भी अपनी कोवर्कर से डेट नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपना नेम चेंज कर दूंगी, मिंगयोंग से डोंग मिंगयोंग रख दूंगी। पर मुझे इस चीज की भी परवाह नहीं है। तुम ये कहते हो ना कि तुम मेरे प्यार में पागल हुई जा रहे हो, तो उसकी बात से कहते हैं कि हाँ एक्चुअली ये बात तो है। तो ये छोटी छोटी स्माइल करने लगती है और फिर ये लगती है कि तुम्हें कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो मेरी वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हो ना, और मेरे पास भी जितना टाइम रह गया मैं भी अपने काम पर फोकस करूंगी। तो उसकी बात से कहते हैं कि क्या तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो? तो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर उसे देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम क्या था। तो वह कहती है कि जैसे ही मैं अनएम्प्लॉय हो जाऊंगी तो तुम मेरे लिए नेक्स्ट डोर की नेबर बन जाओगे, तब हम डेट करने का सोचेंगे। अभी मैं डेट नहीं कर रही। और कोवर्कर्स के लिए हाथ मिलाना कोई बुरी बात तो नहीं है। ये कहकर अपना हाथ उसके सामने कर देते तो वो भी इसे जैसे हैंडशेक करता है तो दोनों को एक करंट सा लगता है एक दूसरे से हाथ मिलाने की वजह से। आखिर तो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं ना। इसी वजह से मिंगयोंग जल्दी से वहाँ से भागना चाहती होती है। इसी वजह से उसको एक तरफ इशारा करती तो वो जैसे उस तरफ देखने लगता तो ये उसके घर से भाग जाते और ये उसे जाते हुए रोकना चाहता था, पर इस तरह से भागते हुए देखकर हंसने लगता है। और ये जैसे अपने रूम में पहुंचती है तो अपने नोटपैड को देखती है जिसमें उसने बेको के बारे में लिखा होता है कि उसने किस किस तरह से टॉर्चर करना है। अब वो जैसे ही वो पूरी एक लिस्ट पढ़ती है तो हंसती है खुद पर और फिर उस लिस्ट को डिलीट कर देती है, क्योंकि अब उसका ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था, बल्कि अब तो बेको को याद कर करके ब्लश कर रही होती है। जबकि ओंगजू दिखाई जाती जिसे अब जाकर उसकी लाइन की थोड़ी होश आती और फौरन से उसे पूछने के लिए भागते, पर उसने तो डोर लॉक किया होता है। इसलिए ये विंडो वाली साइड से जब आ रही होती है तो आवाज की वजह से मिंगयोंग भी सोई उठ जाती और जैसे ही वो विंडो की तरफ देखती है तो एक हाथ ऊपर आ रहा होता है और फिर उसे तो बस ओंगजू के बाल नजर आते जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि कोई चुड़ैल आ गई है। पर जैसे ही ओंगजू बोलती है तब जाकर उसकी हार्ट बीट थोड़ी ठीक होती है और उसे कहने लगती है कि तुम इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रही हो और विंडो से क्यों आई हो? पर ओंगजू कहने लगती है कि मुझे सुकून नहीं आ रहा था, तुम जो मुझे लाइन बोल कर गई थी क्या मतलब था उसका? अब तो मिंगयोंग उसे नहीं बता रही होती तो ओंगजू के देखने की वजह से कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बेको ने मुझे ये बोला होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें किसी भी लड़के की कोई भी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए किसी भी लाइन पर। तो हमेशा लड़कों की इसी तरह की स्टूपिड लाइन्स में आ जाती हो। तुम्हें खुद को इन सब चीजों से दूर रखना होगा। पर मिंगयोंग की क्या जो समझ जाए वो तो साफ उसे ये भी कह देती है कि तुम्हें बेको को डेट नहीं करना चाहिए। पर मिंगयोंग कहती है कि ये क्या बात हुई? अब मिंगयोंग तो उसकी बात नहीं मारी होती तो ये खाने पीने की बात करने लगते और दोनों एक रिजर्वेशन भी सैटरडे दोपहर के करवाने का सोच लेती हैं। और ये जाते हुए उसे कहती है कि न्यू पैंटीज वगैरह भी ले लेना, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो वो कहती है कि क्यों, मुझे की जरूरत पड़ेगी? वो तो ये भी कहती है कि हम दोनों साथ में लेने के लिए जाएंगी। कहती है कि आखिर बेको को डेट करोगी तो वो तुम्हारी पुरानी सब चीजें थोड़ी ना देखेगा। ये कहकर विंडो से जाने लगती और डायरेक्ट नीचे गिर जाती है और मिंगयोंग उसे आवाज देने लग जाती है कि तुम जिंदा भी हो या नहीं, पर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और वैसे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि ओंगजू पहले से ही बेको के बाहर आने का वेट कर रही होती है और बेको भी उसे देखकर कुछ सेकंड के लिए उसे देखता फिर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। पर जाते हुए भी ओंगजू उसकी तरफ प्रैक्टिस कर रही होती है जिससे बेको काफी डर जाता और किसी तरह बस अपनी कार के पास पहुंचकर वहाँ से निकलने की करता है। और इधर मिंगयोंग दिखाई जाती है जो पोटैटो लैब जैसी आती है तो सब लोग कुछ सर्च कर रहे होते हैं। वो जल्दी से इसे छुपाने लग जाते हैं। मिंगयोंग देखना चाह रही होती है कि तुम लोग क्या देख रहे हो। वो कुछ भी पुराना आर्टिकल उसे बताने लगते हैं कि हम वो देख रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये बात तो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है और तुम लोग अब क्यों देख रहे हो। पर वो तो उसको लेकर कुछ सर्च कर रहे थे, इसी वजह से उसे नहीं दिखाया
रहे होते मिंगयोंग भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, वो अपने काम के लिए बैठ जाती है। और जो भी ये मिंगयोंग और बेको को लेकर कर रहे होते उसमें इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होती है। वो मिंगयोंग से पूछते हैं कि तुम किस टाइम पैदा हुई थी, तो बताती है कि जॉब से सबकी छुट्टी हो गई थी, तो लगा लो मैं 8 बजे कोई पैदा हुई होंगी। तो वो उसका वो वाला टाइम डाल देते हैं। अब बेको की बारी होती है तो वो उसी से बेको का भी पूछते हैं कि बाई चांस तुम्हें पता हो कि बेको कब पैदा हुआ है, तो वो कहती है कि मुझे कैसे पता होगा। तो ये फौरन से फिर से अपना काम करने लगते हैं। अब तो मिंगयोंग को होता है कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। इससे पहले मिंगयोंग उनकी तरफ होती सीनियर आकर उसे रिपोर्ट का बोलता है कि जाकर बेको से पूछो उसने रिपोर्ट को देखा या नहीं देखा। अभी उनकी बात से बेको के ऑफिस की तरफ चली जाती है, पर उसके ऑफिस के अंदर जाने से पहले बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है, अपने आप को कंट्रोल में लेकर आ रही होती है कि मुझे स्माइल नहीं करनी। पर इतना टाइम में बेको आ जाता है जो कहीं बाहर से आता और उसे देखकर कहता है कि क्या मेरे ऑफिस के लिए आई है, आ जाए अंदर। ये कहकर खुद अपने ऑफिस में चला जाता और ये भी उसके पीछे ऑफिस में आ जाती है। अब उससे आकर वो रिपोर्ट का पूछती है तो वो कहता है कि अभी मैंने रिपोर्ट को रीड नहीं किया, बाद में करके आपको बता दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मिंगयोंग ऐसे जाने लगते तो वापस से मुड़कर पोटैटो को लेकर उससे बात करने के लिए आती और वो भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन रखकर बैठा हुआ था। पहले जब मिंगयोंग अपनी बातों से उसको हरा रही होती है, फिर जब वो अपनी स्टार्ट करता है तो मिंगयोंग उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसके पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी थी। अब हारने की वजह से मिंगयोंग को तो गुस्सा आ जाता है, जबकि बेको ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। वो तो काम को लेकर उसे सिंपल बात कर रहा था। ये बात बेको को रियलाइज भी हो जाती है कि शायद उसने अनजाने में मिंगयोंग का दिल दुखा दिया है। बेको तो उसे पूछता भी है पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती, बल्कि गुस्से में आकर बैठ जाती है कि तुमने मुझे चैलेंज दिया है, अब देखना। सभी इसको देख रहे होते हैं कि इन दोनों को क्या हुआ है, कि इन दोनों की कोई फाइट हुई है। यहाँ तक कि बेको अपने ऑफिस से आते हुए कोवर्कर्स के एरिया को भी देख रहा होता है, पर वहाँ पर उसे कोई भी बैठे हुए नजर नहीं आ रहा होता। वो और दीवार के पास जाकर देखना चाह रहा होता है, पर इतने टाइम में 2 कलीग्स बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते ही दीवार के साथ फौरन से लग जाता है। वहाँ पर ऐसे कुछ पढ़ने का नाटक करने लगता है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मिंगयोंग दिखाई जाती है जो इतनी ज्यादा बुक अपने आसपास बिखेर कर बैठी होती है, बस पढ़ी जा रही होती है क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी बेको का मुकाबला करने के लिए। वो बिल्कुल भी बेको से हारना नहीं चाहती थी और बेको हर जगह पे मिंगयोंग को ढूंढ रहा होता है। यहाँ तक कि ग्रीन हाउस की साइड भी आता है, वहाँ पर जो वर्कर्स होती हैं वो उसे पकड़ लेती हैं और खाने को देने लगती है, पर बेको उनसे नहीं ले रहा होता, पर फिर भी वो धक्के से एक दे देती है। जैसे वो ड्रिंक ऑफर करती तो बेको वहाँ से जा रहा होता है, पर गलत रास्ते ही जा रहा होता है। वो बताती है कि तुम यहाँ से नहीं इधर से जा सकते हो, तो ये फौरन से उस तरफ भाग जाता है। अब बेको मिंगयोंग के कमेंट होने पर उसके पास आता है तो वो उसकी डाटा वगैरह को देख लेता है जो भी उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी, और जैसे मिंगयोंग उसके पास आती है तो वो इसी बारे में बात करने लगती है, पर वह कहता है कि मैं काम के लिए तुम्हारे पास नहीं आया बल्कि डेट के लिए आया हूँ, फ्री हो तो हम डेट के लिए चलते हैं। मिंगयोंग ये सुनते ही चुप कर जाते और फिर उसके साथ जाने लगते हैं, यहाँ तक कि वो तो इसके लिए कार का डोर भी ओपन करते और मिंगयोंग के जो कलीग्स होते हैं वो उसे ऊपर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। एक तो कहने लगती है कि मुझे पता ही था कि रात तक सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों जो एक दूसरे से गुस्सा करके बैठे हुए थे, बेको ने कुछ ना कुछ कर लेना था मिंगयोंग के मूड को ठीक करने के लिए। वैसे उसे याद आता है कि आज तो उसकी एनिवर्सरी है। ये कैलेंडर से देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है और दूसरी वाली भी पीछे पीछे चली गई थी, तीसरे वाला वहीं पर बस बैठकर बाहर की तरफ देख रहा होता है। अब मिंगयोंग जब बेको के साथ होती है तो वो उसे क्लियर करना चाह रही होती है कि काम की वजह से ऐसा कुछ नहीं है और उसे बात करना भी चाह रही होती है, पर बेको एक जगह पर कार रोक कर उसे कहता है कि मुझे पता लग गया है कि मारो वाला इशू है और तुम्हारे माइंड में भी अभी सिर्फ पोटैटो को लेकर चल रहा है। तो वो उसे कहती है कि नहीं। बेको कहता है कि सच सच बताओ अभी तुम्हारे माइंड में सिर्फ पोटैटो चल रहा है ना। तो वो यहाँ पर हार मान लेती है, कहती है कि हाँ ऐसा ही है। तो बेको उसे क्लियर करता है कि मेरा तुम्हें ऑफेंड करने का कोई मतलब नहीं था, तुमने जैसी रिपोर्ट बना कर दी थी मैंने वैसे उस रिपोर्ट को पढ़ लिया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई ये सोचे कि मैंने तुम्हारी वजह से रिपोर्ट को ऐसे ही अप्रूव कर दिया। मैं उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना चाहता था ताकि कोई मुझ पर ये सवाल ना उठा और उसको लेकर अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना चाहता था, और वही बातें मैंने तुमसे की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों का बुरा मान जाओगी। अब उसकी बातों को सुनने के बाद मिंगयोंग उसकी कार से बाहर निकल जाती है तो बेको भी उसके पीछे पीछे साथ साथ चलने लगता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी कार लेकर आनी चाहिए, यहाँ से उठाई जाएगी। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, उठाई जाती है तो उठाई जाए। तो वो उसके बिहेव को देखकर कहती है कि तुम इतने सॉफ्ट स्वीटी क्यों हो गए हो। तो वह कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं होना तो किसके लिए होना है। वो कहती है कि इन बातों को छोड़ो, मैं हमारी फर्स्ट डेट को खराब नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि किसने बोला कि ये हमारी फर्स्ट डेट है, तुम इसको हमारी फर्स्ट डेट ना समझो। ऐसा समझो हमारी फर्स्ट डेट वो वाली थी जिसमें हॉस्पिटल में हम साथ थे अकेले, तो ये हमारी कोई 5th वाली डेट समझ लो। तो इसमें तो इतने झगड़े होना कोई बुरी बात नहीं है। ये कहते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता और फिर उसके पास जाकर कहता है कि इसका मतलब अब हम में सब झगड़े खत्म हो गए हैं ना। ये सुनते मिंगयोंग इसकी बात से हंसने लग जाती और दोनों हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ चलने लगते हैं और साथ में कुछ वक्त को लेकर भी बातें हो रही होती है, कुछ उनकी अपनी भी बातें चल रही होती हैं। तभी मिंगयोंग कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे लेकर जाने लगती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि ऑलरेडी ओंगजू हवागियों के साथ आकर बैठी होती है। उनकी डेट वहीं पर चल रही होती है। उनका भी लवी डबी खत्म भी नहीं हुआ था कि इनके आने की आवाज आती है। तो ये दोनों ही घबरा जाते हैं और फौरन से वहाँ से भागने की करते हैं। जब ये दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं तो अरेंजमेंट्स वगैरह पहले से हुए होते हैं। बेको को ऐसा लगता है कि मिंगयोंग ने उसके लिए ये सब अरेंज
अरेंज किया हुआ है। पर मिंगयोंग तो खुद इतनी कंफ्यूज होती है, वो इधर उधर देखने लग जाती कि कोई उसे नजर आ जाए, पर वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। जबकि अंशु और हवाग्योंग उन दोनों को छुप कर देख रहे होते हैं। तभी बेको के हाथ में एक लेटर लगता है, जिस लेटर को देखने के बाद वो वहाँ से बस जाने का ही सोच लेता है, क्योंकि उस लेटर में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जो सब लड़की होती है। मिंगयोंग जब तक उसके पास पहुँचती उसके एक्सप्रेशन को देखकर उससे पूछती कि क्या हुआ, पर वो तो वहाँ पर लेटर छोड़कर ही भाग जाता है। और उसके जाने के बाद जब ये उस लेटर को देखती है तो फौरन से बेको के पीछे भागते और उसे बताती है कि ये लेटर मैंने ले लिखा, पर वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब उन दोनों के जाने के बाद ये दोनों बाहर आते और अभी तक हवाग्योंग तो इसी बात से नहीं निकल पा रहा होता कि उसने अपनी सिस्टर को बेको के साथ देखा है। उसे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर अभी उसे ये बात पता लगी थी। पर फिर उसे अचानक से ख्याल आता है कि ये लेटर में क्या लिखा हुआ था, किसका लेटर है। अंशु बताती है कि ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, मैं तुम्हें देना चाहती थी हमारी फर्स्ट डेट पर। यह सुनते वो तो खुश हो जाता और उससे पूछता है कि तुमने इस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि दोनों पढ़ने के बाद भागते चले गए। तो वो उसके कान में बताने लगती है कि उसने उसमें क्या लिखा था जो हमें नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि वो सुनकर तो हवाग्योंग भी हैरान हो रहा होता है। इधर पार्क दिखाया जाता है जो बस ड्रिंक किया जा रहा होता है, वैसे उसे मिस्टर ली की कॉल आती है और मिस्टर ली एक्सपायर मिशन पर जा रहे होता है और वो मिशन उसका कहीं और नहीं होता बल्कि बेको के ऑफिस का होता है। वो पार्क को यकीन करवा रहा होता है कि कभी भी वो ऐसे मिशन में पकड़ा नहीं गया। पार्क कहता है कि क्या सच में, तो वह कहता है कि हाँ सच में, उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसकी जासूसी कर रहा हूँ। अब इस कॉल के बाद जैसे पार्क एक बॉक्स को ओपन करके देखने लगता है तो उसमें मिंगयोंग की दी हुई चीजें होती हैं और उसके साथ बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, जैसे कि फॉल लीव, ढूंढना साथ में और उस पर खुश होना। वो इसी तरह के मोमेंट्स मिंगयोंग के साथ गुजारे हुए याद कर रहा होता है। जबकि नेक्स्ट डे मिंगयोंग दिखाई जाती है जो पोटैटो लैब जैसी आती है तो उसे बेको नजर आता है और अभी तक कोई भी एम्प्लॉय नहीं आया था, इसलिए आकर बेको पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, तो मुझे ऐसे क्यों छोड़कर चले गए थे, क्या तुम्हें लगता है कि वो लेटर मैंने लिखा होगा। वो रात की सारी बातें किए जा रही होती है, बेको से इशारों में चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बेको को एक बार नहीं देखती, बस बोले जा रही होती है। वैसे ही जो वर्कर वहाँ पर होती है उसे एक चीज गिर जाती है तो वो अपनी चीज को उठाती और तभी मिंगयोंग को होश आता है कि वो क्या कर रही थी। उसे देखना तो चाहिए था कि कोई इधर उधर है या नहीं है। अब वही लेडी अपना फेस भी मिंगयोंग को दिखा देती है और मिंगयोंग बेको दोनों ही उसे देख रहे होते हैं। अब ये दोनों ही उसके लिए कुछ चीजें लेकर पहुंच जाते हैं ताकि उसे इस चीज का लालच दे पाए कि किसी को भी ये बात ना बताए, और ये बात वो उसके सामने रख भी देते हैं। पहले वो बात को नहीं समझ पा रही होती, पर जब बेको उसे समझाता है तो वो समझ आते, कहती है कि अच्छा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर ये तुम लोगों को आकर मुझे कुछ टाइम पहले कहना चाहिए था। ऑलरेडी मैं 2 लोगों को ये बात बता चुकी। अब उन 2 का सुनते ही ये दोनों उन दोनों को भी चीजें देने के लिए पहुंच जाते हैं, पर जैसे वो चीजें पकड़ाकर बेको को अंदर भेजते हैं तो इसे भी एक कॉल आती है जिससे इसे ये पता लगता है कि बाकी सबको भी इस बात का पता लग चुका है कि बेको और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब मिंगयोंग जो ऑफिस में पहुंच जाती जहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते, कोई भी मिंगयोंग की तरफ नहीं देख रहा होता। मिंगयोंग भी अपना काम करने के लिए तो बैठ जाती है, पर उसे सुकून नहीं आ रहा होता। जैसे उठकर कहने लगती है कि तुम लोग इधर उधर से र्यूमर सुनो, मैं तुम लोगों को खुद बताना चाहती हूँ। पर इतने टाइम में सीनियर आकर कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो और ये काम करो। मिस डॉग, पहले तो वो मिस डॉग सुनते ही हैरान हो जाती है कि क्या, और बाकी सभी हंसने लग जाते और उसे मिस डॉग कहकर बुला रहे होते। आकर उसने ये बोला था कि वो किसी कोवर्कर को डेट नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसका नेम मिस डॉग रख दिया जाएगा, और यही रीजन थी जिसकी वजह से सभी उसको मिस डॉग कह रहे होते हैं। और इसने भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ बेको जितना परेशान हो रहा होता है क्योंकि अभी तक मिंगयोंग ने उसे मैसेज करके नहीं बताया था कि बाहर के हालात कैसे हैं। अब ये खुद ही बाहर जाने का सोचता है, पर इतने टाइम में डोर पर नॉक भी हो जाता है और जैसे ये ऑफिस का डोर ओपन करता है तो आगे से मिस्टर ली होते हैं। वो तो फौरन से कहता है कि अब आप अकेले नहीं रहेंगे क्योंकि आपका फैन आपकी हेल्प करने के लिए आ गया है। बेको तो जितना हैरान होता उतना कम था। वो उसे पूछते कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वो फौरन से उसे अपना ट्रांसफर लेटर दिखाता है कि देखो मुझे मिस्टर पार्क ने आपके साथ हेल्प करने के लिए भेजा, आपका असिस्टेंट बनाकर। ये देखने के बाद बेको तो पार्क को कॉल करता और उसे कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले अपना काम कर सकता हूँ। पर वो कहता है कि मुझे पता है कि पोटैटो लैब में तुम्हें किसी न किसी की जरूरत है, इसलिए मैंने खुद इसको भेज दिया। आखिर वो नहान बहुत सोचता है ना अपने वर्कर्स को लेकर, पर ये तो बस ऐसे ही कह रहा था। असल में तो उसने मिस्टर ली को जासूसी के लिए यहाँ पर भेजा था, पर यहाँ पर बेको क्या ही कर सकता था, चुप हो जाता है। जबकि जब वर्कर्स दिखाए जाते हैं जो मिंगयोंग के साथ होते हैं और खाना खाने के लिए उसके साथ ही जा रहे होते, उसे पूछा जा रहे होते कि तुम दोनों में क्या क्या हुआ, तुमने तो बेको का घर भी देखा होगा। इस तरह की बातों से कर रहे होते और मिंगयोंग उनकी बातों से तंग आ चुकी थी। और जैसे ही सब कैफेटेरिया में पहुंचते हैं तो सभी जो वहाँ पर ऑलरेडी बैठ कर खा रहे होते हैं वो भी मिंगयोंग से स्माइल करके ग्रीट कर रहे होते हैं। मिंगयोंग को ये सब काफी अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि जिससे वो खाना लेने के लिए जाती है वो भी बहुत अच्छे से उससे बात कर रही होती है। और ये सब उसके साथ बेको के साथ डेट करने की वजह से हो रहा था। वैसे बेको भी खाना खाने के लिए आ जाता है, उन दोनों का आमना सामना होता तो बाकी सब भी उन दोनों को ही देखने लग जाते और ये दोनों भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब मिंगयोंग अपने आकर बैठ जाती है, उसके कोवर्कर्स उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें जाकर बेको के साथ खाना चाहिए, अब तो सबको पता है तो तुम दोनों को सेपरेट नहीं खाना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर बेको जब आता है तो उसके सामने ही आकर बैठ जाता है और आगे कहता है कि जब सबको हमारा पता लग ही गया तो हमें छुपने की क्या जरूरत है। सभी उनके लिए होटिंग वगैरह कर रहे होते हैं
यहाँ तक कि बेकू अपनी प्लेट से खाना उठाकर उसकी प्लेट में भी रखता है और बाहर से मिस्टर ली इन दोनों की पिक बना लेते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने एक चीज तो पता कर ही ली है। और इधर हवाग्योंग दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर को लेकर काफी सोच रहा होता है। वो तो जैसे कोई मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बैठ गया था और ओंगजो भी उसको इस तरह देखकर आकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वह कहता है कि मैं मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता हूँ। उसे यही होता है कि मेरी बहन में ऐसा बेकू को क्या नजर आ गया और उसे मेरी बहन कैसे पसंद आ गई। इस तरह की वो उसके बारे में बातें सोच रहा होता है। पर ओंगजो हमेशा की तरह अपनी दोस्त का साथ देते हुए कहती है कि उसमें से क्या खराबी है जो वो पसंद नहीं आ सकती। तुम्हें क्या पता उसके पीछे कितने लड़के मरते थे। फिर हवाजुन अपनी सिस्टर की तरफ हो जाता और कहता है कि मैं बेकू को बताऊंगा कि अगर वो मेरी बहन के साथ बुरा करेगा तो मैं उसका क्या हाल करूंगा। अब ये बेकू के वेट में खड़ा हो जाता है और जैसे ही बेकू आता है तो उसे साइड में ले आता है कि तुम मेरी आकर जरा बात सुनो। ये कहकर अपने सामने उसे बिठा लेता और अपने ताल्लुकात उससे बताने लग जाता है कि मेरे कहाँ पर जानने वाले और कौन कौन है। उसकी बातों को सुनकर बेकू कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो बताने लगता है कि हम किम की कौन सी वाली जनरेशन है और किम मिंग योंग के साथ कभी भी पंगा लेने का मत सोचना, ना उसके साथ बुरा करने का सोचना। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है वैसे इसके मोबाइल पर कॉल आने लगती है। तो ये कॉल सुनने के लिए साइड में चला जाता है तो इसकी कॉफी के ऑर्डर आ गए थे और काफी ज्यादा कॉफी का ऑर्डर होता है। तो उसे कहता है कि मैं तुमसे 30 मिनट्स बाद बात करूंगा क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। ये कहकर कॉफी बनाने के लिए जाने लगता है तो बेकू उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। मुझे पता है कि ऑर्डर बहुत ज्यादा है और तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं ये काम कर पाओगे। वो खुद ही बता देता है कि मैं एक्सप्रेसो बना देता हूँ। ये कहकर कॉफी बनाने लग जाता है पर उससे पहले उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बजट क्या है। अब हवाग्योंग ने तो कभी बजट के बारे में सोचा भी नहीं था। वो सोच में डल जाता है कि क्या। बेकू तो उसे देखकर इतना शौक होता है कि क्या तुमने कभी बजट नहीं निकाला कि तुम्हें कितना खर्चा होता और तुम्हारा कितना फायदा होता है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हवाग्योंग जैसे ही घर आता है तो इन दोनों का आवाज देकर अपने पास बुला लेता है। अब ये दोनों इंतजार में होते हैं कि इसे क्या हो गया अचानक से और हमें इसने अपने पास क्यों बुला लिया है। वो काफी ज्यादा सीरियस होता है और उनसे कहता है कि मैंने आज देखा है कि मेरा कितना खर्चा होता और कितने पैसे मुझे वापस आ रहे हैं। इससे मुझे ये पता लगा है कि तुम लोगों को भी मुझे रेंट के पैसे देने होंगे, फ्री में रह रहे हो और ये गेस्ट हाउस मेरा है तो तुम लोगों को मुझे पैसे देने होंगे। ये सुनते ही मिंग योंग कहती है कि तुम अपनी सगी बहन से पैसे लोगे क्या सच में। उसे तो अपने सुनने पे यकीन नहीं आ रहा होता है कि हवाग्योंग उनसे पैसे मांग रहा है और ओंगजो तो अब उसकी गर्लफ्रेंड तो उसे भी पैसे मांग रहा था और ये भी बोल देता है कि चलो कम पैसों में तुम्हें कॉफी दे दिया करूंगा पर तुम लोगों से मैं पैसे जरूर लूंगा। अब ये तो वो अपना ऑर्डर देकर चला जाता। अब ये दोनों सोच रही होती है कि इसके माइंड में ये सब बातें किसने डाली होंगी। वैसे ओंगजो को याद आता है कि ये बेकू के पास क्या होगा। अब दोनों गुस्से में बेकू के घर पहुंच जाती है, डोर नॉक करने लगती। जैसे बेकू बाहर आता है तो इन दोनों को देखकर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर। ओंगजो तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा गुस्से में होती है। मिंग योंग बस पीछे से खड़े होकर देख रही होती है। ओंगजो तो बिल्कुल उसके सामने पहुंच गई थी। बेचारा बेकू भी उससे पीछे हटता है और उससे पूछा जाता है कि हवाग्योंग को तुमने क्या बोला। तो वो सारी बात उनके सामने रख देता है कि बस मैंने तो ये बताया कि तुम्हारा कितना खर्चा हो रहा है और तुम्हें कितना नुकसान हो रहा है। अब मिंग योंग भी उस पर फुल ऑन गुस्सा निकाल रही होती है, उसे अच्छी खासी बातें सुना रही होती है। अब दोनों वहाँ से बातें सुनाने के बाद जैसे ही वापस आते तो दोनों ने डील कर ली थी कि वो हवाग्योंग को तो नहीं बुलाएंगे। जैसे ही ओंगजो ये कहने के बाद अपने रूम में आते तो हवाग्योंग पहले से इसका वेट कर रहा होता है। फुल लाइटिंग शाइटिंग जिस तरह की करके बैठा हुआ था उससे उसके मूड का पता लग रहा था पर शायद ओंगजो तो किसी और ही मूड में थी। वो उस पर भागते हुए पड़ती है और वैसे दिखाया जाता है कि बेकू भी अपने घर से बाहर होता है और दूसरी तरफ से हवाग्योंग भी आ रहा होता है जिसको घर से निकाल दिया गया था और उसे बेकू की भी हालत का पता था कि वो दोनों इस पर भी आकर चिल्लाई होंगी और मिंग योंग इससे नाराज होगी। तो वो यही बात करता है कि लगता है तुम भी अपॉलॉजी गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हो। अब दोनों कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आकर बैठ जाते और साथ में बातें कर रहे होते हैं। हवाग्योंग तो मिंग योंग को लेकर बुराइयां कर रहा होता है और इसी में साथ देते हुए बेकू भी फुल ऑन बुराई कर रहा होता है। ये सुनते ही हवाग्योंग कहते हैं कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तब जाकर बेकू चुप होता है और उसे सॉरी करता है और फिर उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ अगर मिंग योंग को मनाना हो तो उसे कैसे मनाया जाता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें पार्क दिखाया जाता है जो मिस्टर ली के साथ होता है और मिस्टर ली यहाँ पर उसे एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज बताने के लिए आया हुआ था और उसे पूछता है कि तुम्हें पहले मैं बैड न्यूज बताऊं या गुड न्यूज बताऊं। तो वो उसे कहता है कि गुड न्यूज बताओ। तो वो उसे बताता है कि मुझे हुई जिन पूरा दिन नजर नहीं आया तो इसका मतलब वो चीफ बेकू के घर से जा चुकी है। ये सुनते ही बात कहता है कि वो 22 और 24 घंटे भी सो लेती है तो ये कोई भी गुड न्यूज ना हुई, शायद वो सोई होगी। ये सुनकर वो कहता है कि फिर मैं अपनी न्यूज वापस लेता हूँ, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। फिर तो वो उससे बैड न्यूज का पूछता है तो वो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि बेकू और मिंग योंग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर पाक कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो यहाँ तक कि उसे एविडेंस के तौर पर पिक भी दिखाता है पर पाक यही कहता है कि नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे को डेट करें ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पापा कहते हैं कि मुझे लोगों की बातों से पता लगा है। तो कहता है कि र्यूमर्स कभी कभी र्यूमर्स ही होती हैं। और फिर इसके बाद मिस योन को कॉल करता है और उनसे कहता है कि क्या आपको 6 साल पहले वाला इंसिडेंट याद है। तो वह कहती है कि मुझे कल का खाया हुआ याद नहीं रहता, तो 6 साल पहले की बात मुझे कैसे याद होगी। तो वो उसे याद करवाता है कि मिंग योंग वाला जो इंसिडेंट था प्रोडक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। मिंग योंग दिखाई जाती है जो अभी भी गुस्से में होती है। वैसे उसे
बेको का मैसेज आता है जो उसे डोर ओपन करने को बोलता है, तो ये भी वापिस से लेट जाती है, उसके लिए डोर ओपन नहीं कर रही होती और फिर उठ जाती है कि ये क्या खुद को समझता है कि ये मुझे ऑर्डर देगा तो मैं इसके ऑर्डर मान लूंगी। पर भी उसके लिए डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। वो इसके लिए छोटा सा टेडी बियर लेकर आया था, जो ये देखते ही वापिस से डोर बंद कर देती है। वो फिर से बेल देता है और जब ये वापिस से डोर ओपन करती है तो उससे बड़े वाला टेडी बियर उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर ये फिर से डोर बंद कर देती है और जैसे ही ऊपर जाती है तो वो फिर से डोर बेल देता है, जिससे गुस्से से नीचे आती है। पर अब की बार उसने अपने से भी बड़ा टेडी बियर पकड़ा हुआ था, जिसको देखते इसके दिल में लालच तो आ चुका था। पर उससे टेडी बियर जैसे ही लेकर डोर बंद करने लगती है तो ये उसे डोर नहीं क्लोज करने देता, बल्कि उसके साथ ही अंदर आने लगता है। और इधर पार्क दिखाया जाता है जो इसकी पिक को देख रहा होता है और यहाँ बेकू जो मिंगयोंग की तरफ जा रहा होता है, यहाँ तक कि मिंगयोंग के हाथ से वो टेडी बियर भी नीचे गिर जाता है और बेकू उसकी इतने ज्यादा क्लोज आ चुका था कि उसको कमर से भी पकड़ लेता है। और जैसे ही मिंगयोंग को किस करने वाला होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वो उसके फोरहेड पर बस किस कर देता है। मिंगयोंग जो उसके दिए हुए टेडी बियर को जल्दी से अपने रूम में रखने के बाद उसे अपनी विंडो से जाते हुए देखने लगती है। वो भी जाते हुए जैसे इसकी विंडो की तरफ देखता है तो इसको बाय बाय करता है, ये भी आगे से उसे बाय बाय करती है। पर जैसे वो ये कर रही होती है उसे किसी की खांसी की आवाज आती है, तो उसे पता लग जाता है कि मेरे रूम में ये दोनों छुप कर बैठे हुए हैं। तो अपने रूम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि दोनों चुप करके बाहर आ जाओ। हवाग्योंग तो पहले बाहर आ जाता है, पर अभी तक ओंगजू बाहर नहीं आई थी, तो ये ओंगजू से स्पेशल कहती है कि तुम भी बाहर आ जाओ। अब ओंगजू भी चुप करके बाहर आ जाती है और आकर उससे पूछती है कि तुम्हारा बेकू के साथ सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो उसे कहती है कि तुम लोग सब मुझसे ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ पे खड़े होकर मैं स्टोरी सुनाऊंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो कहती है कि रोम कॉम वाले ड्रामास में तो ऐसा ही होता है। वो उन दोनों को अपने रूम से जाने को बोलती है, पर ओंगजू कहती है कि तुम इतने अच्छे मूड में कैसे हो। अब उन दोनों को तो उस पर शक हो रहा होता है, इसलिए विंडो से बेकू के घर की तरफ देखने लग जाते हैं। बेकू जो विंडो के सामने खड़े होकर ही अपनी शर्ट उतारा होता है। अब ये दोनों तो देख ही रहे होते हैं, मिंगयोंग भी देखने लग जाती है, उसकी हार्ट बीट भी तेज हो चुकी थी। पर हवाग्योंग उन्हें पूरा का पूरा सीन नहीं देखने देता, बल्कि उनके सामने आ जाता और जैसे बेकू विंडो की तरफ देखता है तो वो आगे से कर्टन्स बंद कर देता है। मिंगयोंग कहीं लगती है कि अभी तो ये नीचे था, इतनी जल्दी अपने रूम में कैसे पहुंच गया और शर्ट उतारने लग गया। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इतना फास्ट कोई कैसे हो सकता है। अभी ये बात हो ही रही होती है, वैसे मिंगयोंग के मोबाइल पर बेकू के कॉल आने लगते हैं। वो जल्दी से जब कॉल को देखते हैं तो इन लोगों को अपना मोबाइल देने लगते हैं, कहते हैं कि तुम लोग खुद बताओ कि ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों को ही उसे बताना होगा। पर ये दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनके जाने के बाद इसे उसकी कॉल उठानी पड़ती है। अब ये जैसी कॉल उठाती है तो उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है, पर वो भी आगे से इसे कहता है कि अभी तो तुमने थोड़ा सा देखा है, पर जल्दी तो मुझे पूरा का पूरा भी देख लोगी। ये बात सुनते मिंगयोंग तो वहीं पर चुप कर जाती है। वो उसकी बात को समझ तो जाती है पर ब्लश करने लग जाती है, पर ये भी उसके आगे की बात नहीं सुनता और उसे गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देता है। अब उसकी बात के बाद तो उसकी हार्ट बीट भी तेज चलने लग जाती है और उसी के दिए हुए टेडी बियर को हक करके बेड पर गिर जाती है। और यहाँ पर बेकू भी स्माइल कर रहा होता है, फिर पुशअप्स लगाने लग जाता है। और इधर हमें हुईजिन दिखाई जाती है जो अपनी दोस्तों के साथ बाहर आए होते हैं। वहीं पर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। ये उस प्रपोजल को देख रही होती है और फिर ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। उसे अपना और बाग का टाइम याद आ रहा होता है, यहाँ तक कि उसे कॉल करने का भी सोची होती, पर इतने टाइम में उसकी ड्रिंक आ जाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान उस तरफ हो जाता और कॉल नहीं करती और ड्रिंक लेकर अपनी दोस्तों के पास वापस आ जाती है। और इधर पार्क दिखाया जाता है जो मिंगयोंग और बेकू का सोच रहा होता है कि क्या वो सच में दोनों साथ हो गए हैं। और वैसे नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगयोंग दिखाई जाती है जो ओंगजू और हवाग्योंग के साथ बाहर जा रही होती है। अभी वो दोनों रेडी हो ही रहे होते हैं, इतने टाइम में मिंगयोंग को मैसेज आता है, तो वो साइड में होकर मैसेज का रिप्लाई करने लगती है। ओंगजू भी उसे देख रहे होते, पूछती है कि किसका रिप्लाई कर रही हो। वैसे ही बेकू दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है, तो उसको चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो उसी तरफ जा रहा होता है, वैसे डोर जोर जोर से नॉक हो रहा होता है। जैसे डोर ओपन करता तो मिंगयोंग घर के अंदर आकर पहले तो डोर लॉक करती और फिर बेकू को भी चुप होने को कहती है। ओंगजू जो इसके पीछे भागी हुई आ रही होती है और उसे कहती है कि जल्दी घर से बाहर निकलो। और यहाँ बेकू मिंगयोंग से पूछना चाह रहा होता है कि हुआ क्या है, बट वो अभी उसे कुछ भी नहीं बताती। और ओंगजू जो डिफरेंट पासवर्ड लगाकर ट्राई कर रही होती है डोर अनलॉक करने का, पर उससे डोर अनलॉक नहीं हो रहा होता। और बाहर से कह रही होती है कि तुमने जब प्लान हमारे साथ बनाया तो यहाँ पर क्यों आई हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, ये कह रही होती है। वैसे पीछे से हवाग्योंग आता है तो उसे कहने लगती है कि मास्टर की लेकर आओ, पर वो तो इसे उठाकर यहाँ से ले जाता है। अब जैसे ही खामोशी होती है तो ये बेकू को बाहर देखने को बोलती है। बेकू बाहर देखकर आ जाता और बाहर कोई भी नहीं होता। बेकू से कहता है कि अगर तुम्हारा प्लान ओंगजू के साथ जाने का था तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए। तो वो कहती है कि ये हमारी फर्स्ट डेट थी घर पर, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर देती। ये कहकर अंदर जाने लगती है और कहती है कि आज तुमने पहली बार मुझे बगैर शॉवर के नहीं देखा, तो मुझे बर्दाश्त करो। और फिर उससे पूछती है कि तुम खाने में क्या बना रहे हो। उसे लगता है कि बहुत अच्छा खाना बना रहा होगा, पर वो तो बहुत सिंपल सा खाना बना रहा होता है जिससे उसका मुंह उतर जाता है। बेकू को भी उसके फेस को देखकर पता तो लग जाता है कि इसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक दो और चीजों का नाम भी लेता है, पर वो कहती है कि जो बनाया बस ले आओ। तो वो जल्दी से बनाने लग जाता है। और ओंगजू और हवाग्योंग दोनों साथ में दिखाए जाते हैं, जो अब दोनों साथ में जा रहे होते हैं। पर ओंगजू अभी भी गुस्सा होती है। हवाग्योंग उसे मनाने की ट्राई कर रहा होता है और फिर कहता है कि किससे मान जाओगी। पहले तो वो मूड सा बनाती है, फिर कहती है कि हाँ 3 किसेस में मान जाऊंगी। उसकी बात सुनते इसके फेस को स्माइल आ जाती है और कार को जैसे साइड पर रोककर दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। वैसे ओंगजू की नजर आने वाली दूसरी कार पर जाती है
जिस पर नजर ही नहीं जाती, बल्कि वो उसमें बैठे पर्सन को भी पहचान जाती जो कोई और नहीं होता बल्कि पार्क होता है। ये देखते ही वो जल्दी से हवा क्यों को कहती है कि उतरो कार से। उसको उतारकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को वहाँ से लेकर चली जाती। बेचारे को भी अपने साथ नहीं बिठाती। अब वो तो पार्क को मारने के लिए आ रही थी कि उसकी हिम्मत हुई तो हुई कैसे यहाँ पर आने की। सबसे पहले तो इतनी स्पीड में उसकी तरफ कार लेकर जाती है कि वो डर ही जाता है और फिर कार से निकलने के बाद उसको अच्छी खासी सुनाने लग जाती है। तो उसे कहीं लगता है कि अपनी लैंग्वेज को अपने कंट्रोल में रखो, पर वो उस पर जरा रहम खाने के मूड में नहीं होती। इतने टाइम में हवा क्यों भी वहाँ पर आ जाता है जो आकर ओंगजू को पकड़ता है, पर ओंगजू तो उसके भी हाथ नहीं आती और पार्क के पीछे लग जाती है। अब इन दोनों की वजह से जब बाहर शोर हो रहा होता है तो ये दोनों भी शोर सुनकर जब बाहर आते हैं तो मिंग योंग तो वहीं रुकी रह जाती है जैसे वो पार्क को देखती है। इससे पहले वो कुछ बोलती, बेकू कहता है कि पार्क तुम यहाँ पर। अब ये सब तो घर आ चुके थे, पार्क के साथ सिर्फ बेकू होता है। अब ओंगजू को तो वापस आकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो कौन होता है यहाँ पर आने वाला, और मिंग योंग तो बस ये सोची होती है कि उन दोनों में क्या बात हो रही होगी और फिर उन दोनों के पास से उठकर अपने रूम में चले जाती है और वहाँ पर बैठकर भी इसी बारे में सोच रही होती है। जबकि बेकू दिखा जाता है जो पार्क को अपने साथ लेकर आता और उसे बैठने को भी बोलता है। अब बेकू को तो यही होता है कि ये हुईजिन के लिए यहाँ पर आया होगा और ये भी हुईजिन को लेकर बात करता है कि अब वो कहाँ पर होगी, तुम्हें क्या पता है। तो वो कहता है कि मैं तुम दोनों के मैटर में नहीं आना चाहता, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। खुद ढूंढना है तो ढूंढ लो, अगर वो तुमसे बात करना चाहते तो बात भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उससे मिंग योंग को लेकर बात करता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये बात सुनती वो कहता है कि क्या तुम्हें मिस्टर ली से ये बात पता लग गई है। तो वो कहता है कि बात पता लगी ये नहीं मैटर करता, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम्हें एक कोवर्कर के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए, तुम्हें पता है ना वुहान में तो वैसे ही रूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं और अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारे करियर के साथ ये सब कुछ चलता रहेगा, ये बातें कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। पर बेकू से कहता है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और इन सब चीजों का सोच कर ही मैंने कुछ किया है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। तो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए जैसे कुछ पता लगता है तो तुमसे पूछने के लिए आ जाता हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और अपने लिए कोई ऐसी हॉबी देख लो जिसमें तुम बिजी रह पाओ, अपना टाइम गुजार पाओ। यही कहकर तो उसने पार्क की भी बोलती बंद करवा दी थी। यहाँ मिंग योंग अभी बेकू के बारे में सोच ही रही होती है, वैसे ही बेकू से कॉल करके कहता है कि आजो वापस मेरे घर, हमारा खाना वैसे डिस्टर्ब हो गया। तो वह कहती है कि नहीं मुझे थोड़ा काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। बेकू उससे काम भी नहीं पूछता, पहले थोड़ा उसे मना रहा होता है कि आ जाओ, पर जब मिंग योंग नहीं मान रही होती तो वो उसे कुछ भी नहीं कहता, कहता है ठीक है चलो अपना काम कर लो। ये बस असल में बेकू के सामने नहीं जाना चाह रही होती। और इधर हवा की ओंगजू से नाराज होता है, ओंगजू से मनाने की ट्राई कर रही होती है पर वो नहीं मान रहा होता, कहता है कि मैं बिजी हूँ बाद में बात करते हैं, पर वो यहीं पे खड़े होकर बस उसे मनाई जा रही होती है और फिर फाइनली वो मान पे जाता। अब ये तो उसे तंग करने लग जाती है और पार्क दिखाया जाता है जो वापस जा रहा होता है। अब मिंग योंग जब सॉरी होती है तो उसे ऐलान की आवाज आती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि म्योंगसू खो गई है। ये सुनते ही वो उठ जाती और बल्कि सभी इस ऐलान पर उठ जाते हैं और भाई गाँव वालों के साथ ढूंढने के लिए पहुँच गए थे। अब वहाँ पर म्योंगसू को लेकर बात चली रही होती है। टाइम में बेकू भी पहुँच जाता है जो फुल अपने गेटअप में आ गया था, वो भी यहाँ पर ढूंढने के लिए पहुँच जाता है। उसे यही होता है कि बच्ची को ढूंढना है तो ये सब सेफ्टी तो जरूरी है। सभी उसे देखकर हो रहे होते हैं कि क्या बनकर आ गया है। वो सब तो इसे देखकर हंस रहे होते हैं पर अभी उसे कुछ भी नहीं बताते। वैसे ही म्योंगसू के बारे में बताया जाता है कि वो जनवरी 2023 में पैदा हुई और अभी वो 1 साल की है। ये बात सुनते वो कहते हैं कि 1 साल का बच्चा कैसे भाग सकता है। मिंग योंग उसके मासूम से फेस को देख रही होती है, फिर उसका वेट बताया जाता है कि 150 kg है। अब ये सुनकर तो वो उसकी तरफ देखने लग जाता है तो मिंग योंग उसे बताती है कि वो कल्फ है, मतलब काऊ का बच्चा। तब जाकर उसे समझ आता है कि वो म्योंगसू को क्या समझ कर आया था। पर फिर भी सब लोग जब ढूंढने के लिए जाने लगते हैं तो ये भी ओंगजू उसके साथ जाना चाह रही होती है, पर वो दोनों तो इसको यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं कि तुम अपना बेकू के साथ जाओ। अब सभी विलेज वाले ढूंढ रहे होते हैं और ये दोनों भी ढूंढने के लिए निकले होते हैं। बेकू के बैग में सबसे बड़ी वाली टॉर्च होती है, वो उस टॉर्च को जलाकर उसे दिखा रहा होता है कि देखो हम कितना दूर दूर तक देख सकते हैं। मिंग योंग से यही हो रहा होता है कि बेकू ने उसे कल की रीजन क्यों नहीं पूछी कि वो उससे क्यों नहीं मिलना चाहती थी, कोई ना कोई तो रीजन होगी। पर वो जब बेकू से वो ये बात पूछते तो बेकू कहता है कि तुम्हारी कोई अच्छी रीजन होती जिसकी वजह से तुम मिलने से मना करती हो, और मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है पर फिर भी तुम मिलना नहीं चाह रही हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें अकेले रहने देना चाहिए। जो भी वजह है तुम खुद ही सॉल्व कर लोगी, इसलिए मैंने तुमसे रीजन नहीं पूछी। पूछनी जरूरी तो नहीं होती रीजन। अभी उन दोनों में ये बात हो ही रही होती है। वैसे बेकू म्योंगसू को देखता है, म्योंगसू को देखते साथ ही मिंग योंग को बताता है और मिंग योंग भी देखकर कहती है कि हाँ ये वही है। तो बेकू से कहता है कि जल्दी इसकी ऑनर को कॉल करके बता दो। तो ये कॉल करके बताने लगती है, पर इतने टाइम में बेकू उसके पीछे भागने लगता है और मिंग योंग भी ये देखकर उसके पीछे भागने लग जाती है। अब वो दोनों उसको पकड़ते पकड़ते जंगल तक पहुंच गए थे। बेकू से कह रहा होता है कि वो लोग कब तक आएंगे, तो वह कहती है कि अभी उन्हें टाइम लग जाएगा आने में, तब तक हमें इसे खुद ही पकड़ना होगा। ये म्योंगसू को देख रही होती है, म्योंगसू इन्हें देख रही होती है। ये दोनों बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते, अगर हिलते हैं तो म्योंगसू वहाँ से भी भाग जाएगी। तो ये बस देखे जा रहे होते हैं। फिर इन दोनों के मन में एक आइडिया आता है कि हमें उसे एक ऐसी चीज का लालच देना चाहिए जो उसे ना मिलती हो। फिर उन्हें समझ भी आ जाता है कि किस चीज का
लालच देना है और वो चीज उनके पास होती भी है। वैसे सुबह हो जाती है और ये दोनों म्योंगसो को उसके ऑनर के पास लेकर आते हैं। उसके ऑनर तो उसे देखते साथ इतनी खुश हो जाती है और उसे प्यार करने लग जाती है। अब वो ऑनर देखते हैं कि उसके गले में कुछ डला हुआ है, तो वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये ट्रैकर है, अगर ये कहीं पर भी आप जाती है तो आपको स्मार्टफोन से पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर है, जिसकी ऐप मिंगयोंग ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ली थी। यह सुनकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी म्योंगसो अब कभी भी नहीं घूमेगी। और जो विलेज के चीफ होते हैं वो उन दोनों को साइड में ले आते हैं और बेको से कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, जब तुम पहली बार आए थे तो ऐसा लगता था कि बहुत ही ज्यादा रूड हो, पर अब जाकर समझ आ रही है कि तुम किस तरह के इंसान हो। और फिर विलेज की एक लड़की को लेकर बात करने लगते हैं कि वो लड़की सिर्फ 20 साल की है, वरना मैंने तुम्हारे साथ उसको जोड़ देना था। ये सुनते म्योंगयोंग तो उन्हें फौरन से वहाँ से दूर लेकर जाकर कहती है कि आपको जाकर रेस्ट करनी चाहिए, कहकर उन्हें रेस्ट करने के लिए भेज देती है। तो बेको उस लड़की के बारे में पूछता तो वो बताते हैं कि उसकी कुछ टाइम पहले डिवोर्स हुई है और वो अपना कोई थर्ड या फोर्थ हस्बैंड ढूंढ रही है। और फिर बेको को ये भी समझाने लगती है कि वो तुमने ये बोले कि उन्होंने तुम्हारे लिए खाना बनाया हुआ है, पर तुमने उनके साथ नहीं जाना क्योंकि वो ब्लाइंड डेट है, वो ब्लाइंड डेट पर ऐसे लेकर जाते हैं। तो बेको उसकी बात समझ आता और म्योंगसो की ऑनर को देखने लग जाता है जो म्योंगसो को बहुत प्यार कर रही होती है। ये देखकर वो दोनों भी खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने कोई तो अच्छा काम किया। अब मिंगयोंग जैसे घर पहुंचती है तो वो उन दोनों के शूज को देखती है और देखती कहती है कि मुझे पता था कि ये दोनों कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, वहाँ पर इनसे रुका भी नहीं गया, और देखो सोने के लिए कैसे घर आ गए हैं। ये कहकर ऊपर जाने लगती है और सबसे पहले हवाग्योंग के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचते साथ ही वो एक शौक में पहुंच चुकी थी क्योंकि हवाग्योंग के साथ एक लड़की होती है। अब ये देखकर पहले तो वो अपनी आंखें ऊपर को लेकर जाती है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके रूम से बाहर निकल आती और जल्दी से भागकर ओंगजो के रूम पहुंच जाती है उसे बताने के लिए, पर ओंगजो भी डोर ओपन नहीं कर रही होती। तो ये जब डोर ओपन करके देखते तो ओंगजो अपने रूम में नहीं होती। ये ओंगजो को कॉल करती है और ओंगजो का मोबाइल हवाग्योंग के रूम से बोल रहा होता है, उसकी आवाज वहीं से आ रही होती है। अब ये उसी आवाज की तरफ जा रही होती थे टाइम में ओंगजो कॉल उठाकर बात करने लगती है, पर जैसे वो डोर की तरफ देखती है तो वहाँ से खड़े होकर मिंगयोंग उन दोनों को देख रही होती है। वो दोनों तो उसे देखकर शौक में जाते ही जाते हैं, पर मिंगयोंग भी उन दोनों को साथ में देखकर शौक में चली जाती है। अब नीचे खड़े होकर दोनों उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही मिंगयोंग आती है तो वो दोनों उससे काफी ज्यादा डरे हुए थे। मिंगयोंग भी आकर चुप करके बैठ जाती है। मिंगयोंग ना इस बात पे यकीन कर रही होती और ना यकीन करना चाह रही होती, उनकी दोनों की एक भी लवी टवी वाली बात नहीं सुनती। और मिंगयोंग कहते हैं कि हम लोग तो तीनों फैमिली की तरह थे ना, तो सिबलिंग्स में ऐसा कहाँ होता है। तो वह कहती है कि तुमने फैमिली की तरह माना है, पर हम एक फैमिली तो नहीं है, ब्लड रिलेटेड तो नहीं है ना, तो तुम इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते। पर मिंगयोंग साफ बोल देती है कि अब मैं तो यहाँ पर नहीं रहने वाली, ये कहकर घर से निकल जाती है। और बेको दिखाया जाता है जो अपने घर पे काम कर रहा होता है। जैसे ही डोर नॉक होता है तो वो डोर ओपन करने के लिए आता है। डोर पे कोई और नहीं होता बल्कि हवाग्योंग होता है जो मिंगयोंग के लिए चीजें लेकर आया था और बताता है कि ये मिंगयोंग को दे देना। तो वो कहता है कि क्या मतलब मिंगयोंग को दे देना, मिंगयोंग यहाँ तो नहीं है। तो हवाग्योंग कहता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ पर गई। तो ये पूछता है कि हुआ क्या है, वो क्यों गई है। अब इसने उसको सारी बात बता दी। तो इधर मिंगयोंग दिखाई जाती है जो ऑफिस में पहुंची होती है। वो पोटैटो लैब में होती है तो उसके पीछे पीछे बेको भी पोटैटो लैब में पहुंच जाता है, वो भी उसके सामान के साथ। मिंगयोंग तो उसकी आवाज से डर जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारा पता लगवाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि तुम कहाँ पर हो सकती हो, मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगी। तो ये उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं घर छोड़कर आ गई हो। तो वो कहता है कि तुम्हारी चीजें देने के लिए हवाग्योंग आया था, वो बता रहा था कि ये तुम्हारे लिए चीजें इंपॉर्टेंट है और उससे मुझे सारी बात पता चल गई। तो मिंगयोंग कहने लगती है कि हवाग्योंग मेरे लिए बेबी ब्रदर था और ओंगजू मेरे लिए मेरी ट्विन सिस्टर जैसी थी, हम तीनों साथ में बड़े हुए हैं, पर इन दोनों में ऐसा कैसे हो सकता है। ओंगजू अपने फर्स्ट लव से दिल तोड़वा कर आई, पर फिर भी इन दोनों में ये सब हो गया। तो वह कहता है कि तुम्हें इन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, उन्होंने वैसे कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हें एक बार उनकी बात तो सुननी चाहिए। पर मिंगयोंग किसी की बात नहीं सुनने को तैयार थी और कहती कि मैं तो उन दोनों को देखना पसंद नहीं कर रही, और यहाँ से जाने के लिए भी मिंगयोंग तैयार नहीं हो रही होती। तो बेको उसके क्लोज होते हुए कहता है कि मैं नेक्स्ट मूव लेना चाहता हूँ। ये सुनती वो ब्लश करने लग जाती और फिर से वो उससे कहता है कि क्या तुम ऐसा कुछ चाहती हो। वैसे दिखाया जाता है कि वो उसे होटल रूम में ले आया था, जहाँ पर आती सबसे पहले वो वॉशरूम में जाती और वॉशरूम में जाकर ब्रश करने लगती ताकि उसके मुंह से स्मेल ना आए। और जैसे ये सब करने के बाद रूम में आती है तो देखती है कि बेको की शर्ट बेड पर ही पड़ी हुई है और बेको खुद वॉशरूम में है। उसने तो पता नहीं क्या क्या ही सोच लिया था। जैसे ही बेको बाहर आता तो वो इसको भी टॉवल और चीजें वगैरह देता है कि तुम जाकर शॉवर ले लो और अगर तुम लेना चाहती हो तो ले लो। वो चीजें लेकर जैसे जाने लगती तो बेको भी अपनी शर्ट पहनकर वहाँ से जाने लगता है। तो मिंगयोंग उसे फौरन से रोकते हुए कहती है कि तुमने बोला था कि हम दोनों साथ में भागेंगे, तो तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम क्या यहाँ पर रुकने नहीं वाले थे। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने बेको के साथ मिंगयोंग का यूज किया। तो कहती कि क्यों। तो उसे वो रीजन बता देता है कि तुम ऐसे आने वाली नहीं थी, और अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैंने तुम्हारे लिए होटल बुक करवा दिया रहने के लिए तो तुम कभी भी ना मानती, इसलिए मैंने तुम्हारे नेम के साथ अपने नेम का यूज किया था कि तुम यहाँ तक आ जाओ। उसके बाद सुनकर कहते हैं कि तुम मुझे एनिमल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, मेरे अंदर इमोशंस है तो मुझे इमोशनलेस क्यों समझ रहे हो। अब बेको को उसकी बात सुनकर होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मिंगयोंग कहती है कि अब तुम चले जाओ, जल्दी यहाँ से चले जाओ। ये जाने तो लगता है पर वापिस से मिंगयोंग को पकड़ के कहता है कि आज नहीं, मुझे पता है कि
कि तुम थोड़ी नर्वस हो। फिर किसी दिन मिंगयोंग उससे पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर ऑर्डर दे सकती हूँ, तो वह कहते हैं कि हाँ तुम जरूर दे सकती हो। तो उसे कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं 3 लोगों का ऑर्डर देने वाली हूँ और वही बैठकर खाऊंगी। तो कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर दो। पर अभी भी थोड़ी सैड से होती है और बेको उसकी बातों को सुनकर हंस रहा होता है। तो ये खुद ही उसे हक करने को बोलती है और ये भी उसे हक कर लेता है और उसके कान के पास कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे पास गुस्सा होने का भी टाइम नहीं होगा। ये तो फिर से उसकी बात से ब्लश करने लग जाती है और नीचे फेस कर लेती है। बेको जाते हुए कहता है कि अच्छे से सोना। ये कहकर वो तो चला जाता है, पर मिंगयोंग की हार्ट बीट को जरूर तेज कर जाता है। वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश कर रही होती है, पर बेको की हालत भी उसके जैसी ही होती है, जो बाहर जाकर अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में लेकर आ रहा होता है। और जैसे उसके पास से कोई गुजरने लगता है तो वो फौरन से सीधा खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इधर पाक दिखाया जाता है जिसको हुईजिन की कॉल आती है। जैसे ये हुईजिन की कॉल उठाता है तो हुईजिन उसे बताने लग जाती है कि मैं कौन हूँ और फिर उसे ये भी बताती है कि कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो ये बस आगे से उससे यही पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि पोटैटो लैब में मिस्टर ली की जगह बनाई जा रही होती है। सभी उनके आने से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि क्या ये हमारी ऑफिस में साथ बैठकर हमारे काम करेगा। अब वो कोई भी एक टेबल ले लेता और बैठकर सेक्शन चीफ को ऑर्डर देने लगता है कि मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि इसने उसको पहचाना नहीं या कोई छोटा पर्सन समझ रहा है, तो उसे बताता है कि मैं कौन हूँ, पर वो अभी भी उससे उसका नाम लेकर कॉफी का कह रहा होता है। अब उससे तो हो रहा होता है कि कोई उसको इस तरह बेइज्जत कैसे कर सकता है। वो तो इन सब लोगों के पास आकर अपना रोना रो रहा होता है कि उसके साथ आज कैसा बिहेव हुआ। और इधर बेको दिखाया जाता है जो मिंगयोंग के साथ होता है और मिंगयोंग को भी मैसेज मिल जाता है कि कोई मिस्टर ली आया है। मिस्टर ली का मैसेज देखते ही वो बेको से पूछते है कि ये कौन आया। वो पर्सन आपका असिस्टेंट कह रहा है। तो वह कहता है कि हाँ बुरहान ने मेरे लिए भेज दिया है, पर कुछ टाइम में मैं इसकी छुट्टी करवा दूंगा। और इधर हुईजिन दिखाई जाती है जो पाक के ऑफिस में आई होती है। अब वो पाक के सामने खड़ी होती है तो पाक उसके पास आके कहता है कि कहीं बाहर जाकर बात करते हैं। ये कहकर उसको ऑफिस से लेकर जाने लगता है और जैसे लिफ्ट के सामने दोनों खड़े होते हैं तो हुईजिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें हक करना चाहती। तो वो कहता है कि अब ये क्या तमाशा है, पर वो तो उसके इधर होते ही फौरन से उसे हक कर लेती है। और उसी टाइम पर लिफ्ट का डोर ओपन होता है तो पता लगता है कि लिफ्ट में कोई और नहीं होता बल्कि बेको और मिंगयोंग होते हैं। मिंगयोंग तो इसे देखती रह जाती है और बेको जैसे ही हुईजिन को हुईजिन कहकर बुलाता है तो वो दोनों भी इसे देखने लगते हैं। मिंगयोंग ने इसका फेस भी देख लिया था जिससे उसे पता लग जाता है कि ये हुईजिन कोई और नहीं है बल्कि पाक की एक्स वाइफ है जिससे पाक ने शादी की थी, क्योंकि पाक की तरफ से जो इन्विटेशन कार्ड उसे वेडिंग का आया था उस पर उसने हुईजिन का नेम पढ़ा था। और उन दोनों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। मिंगयोंग दिखाई जाती है जो पाक को आगे से रिसीव करने के लिए जाती है और उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, पर वैसे उसे पाक की कॉल आती है जिसके बाद तो उसके फेस से स्माइल भी चली जाती है। और यहाँ पर उसके लिए सब कुछ अरेंज उसने पहले से किया हुआ था, जहाँ ओंगजो और उसका भाई बैठकर वेट कर रहे होते हैं मिंगयोंग और पाक के आने का। जैसे मिंगयोंग आती है तो वो फौरन से खड़े होकर उसका वेलकम करते हैं। वो भी नींद से उठकर इतना टाइम वेट करके, पर आगे सुनने जब पाक नजर नहीं आता तो वो पूछने लगते हैं कि मिंगयोंग पाक कहाँ पर है। तो वो उन्हें बताती है कि उसके कुछ दोस्त आ गए थे इसलिए वो उन्हीं के साथ है तो नहीं आ सकता। वो लोग होते हैं कि यहाँ पर हमने उसके लिए इतना कुछ रेडी किया हुआ था और वो आ ही नहीं रही है, क्या बात हुई। पर मिंगयोंग बात को संभालते हुए कहती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी हम हर टाइम साथ होंगे, पर उससे पहले हमारे पास जितना टाइम होता है एक दूसरे से अलग का हमें दोस्तों के साथ गुजारना चाहिए। चलो हम भी साथ में बैठकर इस खाने को खाते हैं। वो खुद को खुश तो दिखा रही होती है पर ऐसा नहीं होता। हमें दिखा जाता है कि असल में पाक ने इसको कॉल करके बुलाया था एक बात करने के लिए, और वो बात ये होती है कि वो अपना वेडिंग कार्ड उसे देता और दिखाता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। ये देखकर मिंगयोंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो एक बार फिर से उसे कंफर्म करने के लिए पूछती है क्या तुम्हारी ये सच में शादी हो रही है, क्या ये सच है, तुम उससे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो। वो बिल्कुल उसके सामने आंखें झुकाए बैठे होता है। तब उसे पता लगा था कि जिससे पाक की शादी हो रही है उसका नेम हुईजिन है और आज उसने अपने सामने हुईजिन को देख लिया था जिस हुईजिन के साथ वो एंजॉय करती रही थी, पिक्स बनाती रही थी। वो कोई और नहीं थी बल्कि पाक की वाइफ थी। ये दोनों लिफ्ट से बाहर निकल आते और लिफ्ट में जाते हुए पाक कहता है कि मीटिंग कर लेना, मैं लेट हो जाऊंगा आने में। ये कहकर वो हुईजिन के साथ लिफ्ट में चला जाता और मिंगयोंग भी मुड़कर उसे देख रही होती है, पर उनके लिफ्ट बंद हो जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते और उनके जाने के बाद बेको मिंगयोंग से क्लियर करने लगता है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले नहीं बताई थी। तो मिंगयोंग कहती है कि ये चेयरमैन की बेटी है ना जिससे पाक की शादी हुई। तो वह कहता है कि हाँ, पर तुम्हें ये बात कैसे पता। तो कहती है कि 6 साल पहले मैं यहीं पर काम करती थी और उस टाइम पर ये बहुत बड़ी न्यूज थी, इसलिए मुझे इस बात का पता है, किसको नहीं पता होगा। ये कहकर वहाँ से वॉशरूम का बहाना लगाकर चली जाती है, पर बाहर आकर सोचती है कि उसे ये बात ओंगजो को बतानी चाहिए, इसलिए उसे बताने के लिए कॉल भी करने लगती है। बट फिर कहती है कि मुझे उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहिए, हर बात भी बताने वाली नहीं होती। वे सुबह करके अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है। वैसे बेको इसके लिए कॉफी लेकर आ जाता है जिसके सामने करता है। तो ये आंखें खोलकर जैसे कॉफी को देखती है तो फौरन से बेको को देखती है। बेको कहता है कि तुम बहाना लगा कर आई थी ना बाहर। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कमर वगैरह सीधी करने के लिए आई थी। वो अभी भी उससे झूठ बोल रही होती है, पर बेको कहता है कि क्या मुझे ये फील करवाना चाहिए कि मुझे कुछ भी पता नहीं है या मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो मिंगयोंग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करने लगती है और कहती है कि मेरे स्वीटी सॉफ्टी कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसे कहते
कहता है कि मैं चाहे तुम्हें कौन सा इंसान लगता हूँ, पर फिर भी तुम जो भी मुझे बताना चाहो बता सकती हो। तो वो उसे कहती है कि तुमने मेरा सीक्रेट जानना है, चलो पास हो, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताती हूँ। ये कहकर उसको अपनी क्लोज बुलाते हैं और फिर उसे किसका ये कहती है कि ये मेरा सीक्रेट है। ये करके वो वहाँ से चले जाते और इस चीज पे बेको बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। जबकि हुई जिन पार्क के साथ दिखाई जाती है, वो पार्क से बात करना चाह रही होती है और पार्क कहता है कि ऐसे फील मत करवाओ कि कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि हमें डिवोर्स बहुत टाइम से हो चुकी है। पहले वो यहाँ पर कॉफी पीने का कह रही होती है, फिर कहती है कि हाँ यहाँ पर हम नहीं पी सकते, चलो कहीं बाहर जाकर पीते हैं। अब पार्क जो बहुत तेजी से चल रहा होता है और ये उसके पीछे जैसे भाग ही रही होती है और फिर कहती है कि मैंने शूज ऐसे पहने जैसे मेरा पाँव दर्द हो रहे हैं, प्लीज आहिस्ता चलो ना। पार्क उसकी बात पर उसे पलट कर देखता और कहता है कि मैं तुम्हारी इन एक्टिंग से तंग आ चुका हूँ, मैं तुम्हें कई साल ढूंढता रहा और तुम भाग गई और अब जाकर मेरे सामने आई हो और ऐसे दिखा रही हो कि जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। अब हेजुन तो इसकी बात पर फट से जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया तो ठीक है, इसी तरह का प्रिटेंड करते रहो। मैंने तो बहुत साल इस शादी को बचाने का सोचा, पर तुम ही नहीं चाहते थे कि ये शादी बच पाए, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बेको और मिंगयोंग जैसे ही मीटिंग से फारिग होते हैं तो बेको भाई आके कहता है कि हमें फ्रेश एयर में जाना चाहिए, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मीटिंग से। ये कहकर मिंगयोंग का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है, पर मिंगयोंग उसे मना कर रही होती है, पर फिर भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ता और ऐसे इसको कंपनी से लेकर जाता है। अब मिंगयोंग जो बेको के साथ बाहर नूडल खाने के लिए आती है, क्योंकि वही उसको इस जगह पर लेकर आई थी और कहने लगती है कि यहाँ पर नूडल खाने का अपना ही मजा होता है। पर देखते है कि बेको तो उसकी बात ही नहीं सुन रहा, वो तो चीजों को सेट करके रख रहा होता है। ये देखकर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि मैं हर जगह पर बस अकेली जाती हूँ, मेरी बात तो सुनी नहीं जाती। तो बेको फौरन से उसकी तरफ हो जाता है और कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। पर मिंगयोंग कहती है कि मुझे पता है कि ऐसी बात है। अब मिंगयोंग तो बेको से नाराज हो चुकी थी और बेको उसके पीछे पीछे से मना रहा होता है। मिंगयोंग कहती है कि सच में तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता इधर उधर की, बस तुम मेरी बातें यहाँ पर सुनने के लिए आए हो ना? तो कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। पर वैसे ही वो उसको बॉटल्स के बेड साइड में दिखाती है जो गिरे होते हैं और ये देखकर तो बेको को बिल्कुल सुकून नहीं आने वाला था जब तक वो ठीक करके रख ना दे। अब बेको को अंदर ही अंदर कुछ हो तो रहा होता है, पर वो भी ये बात मिंगयोंग से नहीं कहता और मिंगयोंग को भी पता ही था। तो कहती है कि ठीक है तुम जाकर ठीक कर सकते हो। तो बेको इस बात से खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में? तो कहती है कि हाँ। तो ये फौरन से जाकर उन्हें ठीक करके रखने लगता है। वैसे मिंगयोंग को पीछे से किसी की रोने की आवाज आती है। अब उस आवाज को सुनते ही वो जैसे उसे मुड़कर देखते हैं तो वो कोई और नहीं होती बल्कि हेजुन होती है और बेको भी उसे देख चुका था। अब ये देखने के बाद मिंगयोंग देखती है कि हेजुन ने भी बेको को देख लिया है। वो देखते साथ ही फौरन से बेको को बुलाती है कि माय फ्रेंड मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब मिंगयोंग तो उसकी बात से बेको को देखने लगती है और बेको भी उसे देख रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। अब मिंगयोंग तो उसके साथ बैठ चुकी थी और ये भी हेजुन के लिए हैंगओवर ड्रिंक लेकर आता है कि तुम्हारा नशा उतर जाएगा, पर वो नहीं पी रही होती है। कहती है कि मैं आप लोगों से नशे में होकर बात नहीं करूंगी, बिल्कुल अच्छे से बात करूंगी, बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। तो बेको ये बात सुनकर मिंगयोंग के साथ बैठ जाता है। अब वो जब इन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं तो कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि बेको जिस लड़की को लाइक करता है ऑफिस में से वो कोई और नहीं है बल्कि मिंगयोंग तुम हो ना? तो उसकी बात से बेको कहता है कि तुमने बोला था कि तुम ड्रंक होकर बात नहीं करोगी। तो वो कहती है कि नहीं मैंने तो सिंपल सी बात की है, मुझे जेलसी हो रही है तुम दोनों के रिलेशनशिप को देखकर। मैं उस टाइम को याद करती हूँ जब 6 साल पहले मैं बहुत ही ज्यादा खुश लड़की थी, जब हम तीनों ने न्यूयॉर्क में बहुत मजा किया था, किमची बनाई थी, पैनकेक्स बनाए थे। मैं वही चीजें वापस से भी ट्राई करने की कोशिश करती रहती हूँ, पर उन चीजों का टेस्ट वो नहीं होता जो तब था। मिंगयोंग चुप करके उनकी बातों को सुन रही होती है और फिर पूछती है कि तुम लोग फर्स्ट टाइम तब मिले थे जब ट्रेनिंग पर थे। ये बात सुनकर बेको से देखने लग जाते तो वह कहती है कि सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत से लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर चेयरमैन की डॉटर ने एक लो लेवल के एम्प्लॉय के साथ कैसे शादी कर ली। जब मैं बेको से मिलने के लिए गई थी तो किसी ने मेरे लिए डोर ओपन किया, वो कोई और नहीं था बल्कि पार्क था और उसे देखते साथ ही मुझे एहसास हुआ कि इतना प्यारा लड़का है और मैंने नहीं सोचा कि वो एक एम्प्लॉय या क्या है। बस पहली नजर का जो प्यार होता है मुझे वो ही हुआ था पार्क के साथ। हमने साथ में बहुत एंजॉय किया, बहुत सी जगह घूमने के लिए भी गए। वो बहुत ही ज्यादा मेच्योर और अच्छा इंसान था। ये सब बातें बता रही होते भी कहते हैं कि ओ मुझे तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, सैड सी बातें। तुम दोनों जब के डेट पर हो, मैं वॉशरूम जाती हूँ और जाकर अपने मुंह पर थोड़ा पानी वगैरह फेंकती हूँ ताकि मुझे थोड़ी होश आए। ये कहकर वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद बेको कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि ये यहाँ से चली जाए तो मुझे बता दो, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो मैं यहाँ से इसे वापस भी भेज सकता हूँ। पर मिंगयोंग वहाँ से खुद ही जाना चाह रही होती, टैक्सी को भी बुला लेती और बेको देखी जा रहा होता है कि ये ऐसे क्यों यहाँ से जा रही है, इसे क्या हुआ है। यहाँ तक कि उसे रोक भी रहा होता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुम हेजुन के साथ रहो, वो काफी चीजों से गुजर रही है तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, कल हम लैब में मिलते हैं। ये कहकर टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और इधर पोटैटो लैब में सब लोग दिखाए जाते हैं। उनकी छुट्टी का टाइम हो गया था पर अभी तक न्यू आया हुआ मिस्टर ली नहीं जा रहा होता, वो उनकी बड़ी पोस्ट पे होता है। अगर वो जाएगा तो ये लोग जाएंगे। अब ये लोग उसे देख रहे होते हैं, वो इन्हें देखने की कोशिश कर रहा होता है और अंदर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है कि मॉम ये लोग तो जा ही नहीं रहे, मैं अपना इंप्रेशन अच्छा रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं इनसे पहले छुट्टी करके जाऊँ। ये क्या बात, तो इन लोगों को जाना चाहिए। अब उन्हीं में से एक खड़े होकर कहते हैं कि चलो बहुत काम कर लिया, छुट्टी का टाइम हो गया है, सब घर जाओ। ये सुनते ही सब खुश हो जाते हैं और मिस्टर ली भी खुश हो जाते हैं। वो तो सबसे पहले अपने
कैबिन से बाहर निकलते और उनके सामने से बाहर निकल जाते हैं। जैसे वो जाते तो ये भी अपना सामान वगैरह पैक करने लगते हैं जाने के लिए। अब ये बाहर आते साथ मॉम कहते हुए जा रहा होता और इतनी खुशी होती है कि गिरने भी लगता है। और यहाँ बेको घर आने के बाद मिंगयोंग को मैसेज भी करता है कि घर पहुंच जाओ तो मुझे बताना, बट उसका आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं आया होता। वैसे मिंगयोंग दिखाई जाती है जो घर आती है और अपने भाई से नाराज होती है, इसी वजह से उससे बात भी नहीं करती, बस चुप करके ऊपर जाने लगता है। पर वो जब रो रहा होता तो उसके रोने की आवाज सुनकर उसे पलट कर देखती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो आगे से कहने लगता है कि ओंगजू, तो ओंगजू को सुनते ही हो जाती है कि ओंगजू कहाँ पर गई। तो वो रोते हुए बता देता है कि ओंगजू घर छोड़कर चली गई है। उसने कहा कि जहाँ पर मेरी दोस्त नाराज है वहाँ पर मैं भी तुमसे नाराज हूँ। मैं कभी भी मिंगयोंग के साथ नहीं छोड़ सकती, चाहे मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, पर फिर भी मिंगयोंग हमेशा मेरे लिए पहले नंबर पर रहेगी। पर अब उसका पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ पर है। अब मिंगयोंग भी इसके लिए हो जाती है कि ओंगजू को हमें वापस लेकर आना होगा। और ये तो अपनी बात करके वापस से वॉशरूम धोने के लिए चला जाता है। तो मिंगयोंग उसके पास आकर बोलती है कि उठो और चेंज करो। तो वो कहता है कि क्यों? तो वो कहती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए इस हालत में जाओगे? तो वो फौरन से चेंज करने के लिए चला जाता और ये भी नीचे आकर कार निकालने लगती है। उसे इस तरह जाते हुए देखकर बेको तो उसे लड़ने के लिए आ जाता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। अब वो बेको को देखकर फौरन से बाहर निकलती है। बेको बस अपनी बातें किए जा रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें हो क्या चाहता है, तुम कुछ बताती भी नहीं हो। जिन बातों से साफ पता लग रहा होता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हो। बेको तो मिंगयोंग के इशारे भी नहीं समझ पा रहा होता, बस बोली जा रहा होता है। वैसे ही वो आगे कुछ और बोलता, वो फौरन से उसका फेस अपने भाई की तरफ कर देती है, जिसको देखते ही वहीं पर चुप हो गया था। जबकि हवागयांग तो इसे पूछने के लिए आया था कि कौन सी वाली शर्ट पहनूं, कौन सी ठीक रहेगी, पर इन दोनों को देखकर तो वो चुप ही हो गया था और ये दोनों भी उसे देखकर चुप होते हैं। अब वो एक शर्ट पहनकर इनके साथ ही आ जाता है और साथ ही बेको भी होता है। दोनों ओंगजू के घर के बाहर पहुंच गए थे। अब बताया जाता है कि ओंगजू के घर पर सब लड़के ही लड़के हैं, सिर्फ वही एक लड़की है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता होगा कि उसके घर में कोई और लड़की नहीं है या उसकी फैमिली में कोई और लड़की नहीं है। अब ये लोग कार से बाहर तो निकल आते हैं और ओंगजू तो कॉल भी अटेंड नहीं करी होती। मिंगयोंग उसे कॉल कर करके थक गई थी। बेको कहते हैं कि हमें बेल देनी चाहिए ना, तो ये फौरन से उसे मना करते हैं कि नहीं बेल नहीं दे सकते। तो उसका क्वेश्चन यही होता है कि क्यों नहीं दे सकते, सिंपल भी तो हम जा सकते हैं ना उसके घर पर। पापा कहती है कि नहीं अगर उसके घर वालों को पता लगा कि मैं आई हूँ तो वो बहुत बड़े मेरे फैन है। अब पता नहीं मिंगयोंग झूठ बोल रही थी सच, पर वो बताने लगती है कि लास्ट टाइम भी जब मेरे आने का पता लगा था तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ज्यादा खाना बनाया था जो मैं खा खा के तंग आ गई थी। उन्होंने मेरा पेट फुल कर दिया था और फिर भी मुझे खिलाए जा रहे थे। और मिंगयोंग की बातों में उसका भाई भी उसका साथ दे रहा होता है। अब मिंगयोंग जो दीवार कूद कर जाने का सोचती इसलिए दोनों उसकी हेल्प करवा रहे होते हैं। वैसे दो लड़कियां इसे ये करते देख लेती हैं। अब ये तीनों उन लड़कियों को देख रहे होते हैं, वो दोनों लड़के इन्हें देख रहे होते हैं। और वैसे दिखाया जाता है कि ये लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच गए थे क्योंकि इनकी रिपोर्ट हो चुकी थी कि ये लोग चोर हैं और वो अपना बता रहे होते हैं कि हम लोग चोर नहीं है। बेचारा बेको तो चुप करके बैठा होता है और मिंगयोंग उसे कह रही होती है कि तुम हमारी वजह से फंस गए और तुम क्या सोच रहे हो। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस अपनी पुरानी गलतियों से सीखता रहता हूँ। अब मैं ये सोचा हूँ कि उस टाइम पे मुझे लड़कियों को कुछ और ऑफर करना चाहिए था, जो चीज मैंने ऑफर की वो लोगों को पसंद नहीं, तो मुझे क्या ऑफर करना चाहिए था। मिंगयोंग उसकी बात सुनकर अपनी बात करने लगते हैं कि ओंगजू में हमेशा इसी रेस्टोरेंट में आकर खाते हैं। ये बात जैसे वो करते हैं तो कहने लगती है कि ओंगजू तो मेरी पूरी लाइफ की मेमोरी में है, हर चीज मैंने उसके साथ की। यहाँ तक कि ओंगजू की बात करते हुए रोने लग जाती है। वैसे ओंगजू वहाँ पर आ जाती इन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट इसी के घर की आखिर की गई थी तो इसे भी तो बताया गया होगा। वो तो आते साथ हवागयांग को भी साइड में करती और मिंगयोंग के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रो रही होती है। बेचारा हवागयांग तो पुलिस वाले से नजरें मिलाने के काबिल नहीं होता कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसे धक्का दे दिया। खैर पुलिस स्टेशन में इनका सब कुछ क्लियर हो चुका था। अब पाकजू अकेला घर पे बैठा होता है और याद कर रहा होता है कि उसने हेजुन के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उसके लिए पिलेट नहीं लेकर आया क्योंकि उसको एलर्जी थी। यहाँ तक कि जब उसको शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाता तो उसके शू साइज का भी उसे पता होता और फिर उसके लिए बर्थडे केक भी लेकर आता है। और फिर उसे वही याद आता है कि मिंगयोंग ने इन दोनों को साथ में देख लिया, तो कहीं लगता है कि हमेशा से गलत टाइम पर मिंगयोंग के सामने आ जाती है। वैसे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि ओंगजू जब नीचे हवागयांग के पास आती तो हवागयांग उसे देखकर कहता है कि जल्दी उठकर आगे, क्या तुमने मुझे मिस किया? तो कहती है कि हाँ। और जैसे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो मिंगयोंग नीचे आ जाती जो इन दोनों को ये करते हुए पकड़ लेती और आवाज देकर रोक लेती है और भी फ्रिज पर रूल लिखकर लगा देती है कि तुम लोगों को इन रूल को फॉलो करना होगा, जिन रूल्स में ये होता है कि तुम लोग इस तरह फिजिकल नहीं हो सकते मेरे सामने, ना कोई किस होगी ना कुछ होगा। और जैसे ही मैं ऑफिस टाइम अपने काम पर चली जाऊंगी तो तब तुम लोग सब कुछ कर सकते हो और वो टाइमिंग होगी यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद से तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों उसकी चुप करके बात का मान लेते हैं और वह जैसे ही काम के लिए जाने लगते हैं तो उसके जाने का भी वेट नहीं करते और हक कर लेते हैं। ये देखते ही मिंगयोंग कहती है कि क्या तुम दोनों से वेट नहीं किया जाता, मैं भी बाहर निकली नहीं हूँ और तुम लोगों का लव वीडियो भी स्टार्ट हो गया है। ये सुनकर पीछे हट जाते और जैसे मिंगयोंग बाहर जाते वापिस से हक कर लेते हैं। अब मिंगयोंग बाहर आती है तो उसको पार्क कॉल करके बुला लेता है। अब ये पार्क से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं उसके पास और वो काफी फेस से गुस्से में लग रही होती है, यहाँ तक उसके सामने से पानी उठाकर जल्दी से पी लेता ताकि वो गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी ना फेंके। वो इसकी इस हरकत को देखकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे ऊपर पानी फेंक दोगे, काफी गुस्से में हो। तो कहती है कि तुम्हारी वजह से गुस्से में नहीं हूँ, मैं किसी और वजह से गुस्से में हूँ और मुझे समझ आ गया है कि तुम गेस्ट हाउस क्यों आए थे। वहाँ पर तुम तमाशा देखने के लिए आए थे ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड एक साथ कैसी रह रही है।
और तुमने तब भी आकर मुझे ये बात नहीं बताई। तुम तो असल में उससे मिलने के लिए ही आए थे। अभी से ये नहीं पता होता है कि ये उसकी एक्स वाइफ बन चुकी है, इसलिए वो तो अभी इसको वाइफ ही कह रही होती है, पर वो यहाँ पर उसे बता देता है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है और इस बारे में हमने किसी को भी नहीं बताया और इस डिवोर्स को भी काफी टाइम गुजर चुका है। मुझे उन लोगों ने मना किया था कि इस डिवोर्स का किसी को भी पता ना चले और वो डिवोर्स के बाद भी मुझे मिलने के लिए आई है और मुझे अचानक से छोड़कर चली गई। समझ नहीं आता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे पता है कि मैंने चीट किया था, वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था, पर एक लड़की को लेकर आ गया और उसी से शादी कर ली। तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया था। पर मिंगयोंग उसकी बातों को सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ, वो भी अपने पूरे दिल से, इसलिए मुझे कुछ भी बताने की या कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ से बाहर निकल आती है। ग्रीन हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वर्कर्स जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के डोर्स ओपन है, तो फौरन से आकर लैब में ये बात बताते हैं कि हमारी चोरी हो चुकी है, डोर्स ओपन थे। ये सुनते सभी लोग चीजें उठाकर खड़े हो जाते हैं कि किसने डोर ओपन छोड़ दिए। वो कहते हैं कि रात में तो मैंने देखा था कि डोर्स बंद है। वैसे वहाँ पे मिस्टर लिया जाता है जो कहने लगता है कि क्या ये कोई बड़ा मसला है, मैं ही वहाँ पर पोटैटोस देखने के लिए गया था और डोर्स मैंने ही ओपन छोड़ दिए। अब ये सब तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि कभी भी डोर्स को ओपन नहीं छोड़ा जाता, इससे पोटैटो खराब हो जाते हैं और ये चीज मिस्टर ली को क्या पता नहीं थी या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया था। वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और मिस्टर ली को जरा परवाह नहीं होती जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। वो तो वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर एक एम्प्लॉय जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा होता है और वो सब लोगों का गुस्सा अकेले निकालने के लिए मिस्टर ली के पीछे पहुंच जाती और मिस्टर ली आगे आगे होता है और वो उसके पीछे डंडा लेकर पड़ी होती है। सभी लोग उसे पकड़े होते हैं मिस्टर ली को छुड़वाने के लिए। वो तो बस अपनी जान ही बचा रहा होता है। और तब को दिखाया जाता है जो जैसे घर आ रहा होता है तो वो ओंगजू और हवाग्योंग को देखकर वहीं पर रुक गया था और उन्हें देखकर पूछने लगता है कि क्या मिंगयोंग घर वापिस आ गई है। तो वो बताती है कि नहीं, मिंगयोंग घर वापिस नहीं है, वो गेस्ट हाउस में है। जो मिस्टर ली ने सब चीजें फैलाई है उन्हें ही ठीक कर रही है और उसने एक मैसेज भी किया है जिस पर मैं खुद अपनी तरफ से सेंसर लगा दूंगी, जहाँ पर उसने गालियां अच्छी खासी मिस्टर ली को दी हुई है। ये कहते हुए वो उसका मैसेज उसे सुनाने लगती है। उसका मैसेज सुनकर बेकू को उसके बोलने पर जरा गुस्सा नहीं आ रहा होता बल्कि उसके फेस पर तो स्माइल आ रही होती है। और इधर मिंगयोंग दिखाई जाती है जो काम करते हुए वहीं पर सो गई थी। उसके लिए बेकू खाना वगैरह लेकर आता है पर उसे सोए हुए देखकर कट पकड़ कर वहीं से उसके ऊपर दे देता है। अब जैसे उस टाइम पर उसकी आंख खुलती है तो वो बेकू को अपने सामने देखकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर। फिर वो उसके किए हुए काम को देखने लग जाता है और फिर उसे कहता है कि मेरे पास एक आसान रास्ता भी है। तो वह कहती है कि एक अच्छे स्टैंडर्ड का रास्ता होता और एक लो स्टैंडर्ड का, पर मुझे लो वाला रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है। चलो जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारे पास क्या एक रास्ता है जिससे काम मैं जल्दी कर पाऊंगी। तो वह कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की पावर को यूज करना चाहिए ना। उसकी बात सुनकर कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड, मैंने कब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड, मैंने इस बात से एग्री नहीं किया। तो वो फौरन से हो जाता है कि अच्छा कैसी बात है, मुझे लगा कि हमारी रिलेशनशिप को ऐसा ही नेम देना चाहिए। तो वो उसकी मासूमियत को देखकर हंसने लग जाती है और कहती है कि अपने से छोटे को डेट करना कितना फन होता है। उसकी बात से कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 2 ही साल छोटा हूँ, तो उस हिसाब से बस सेम ही एज हुई ना, इतना भी छोटा नहीं हूँ। तो फिर उससे कहने लगती है कि पहले मैं इन चीजों से डील करूंगी और फिर जाकर मिस्टर ली से डील करूंगी, वो भी मिंगयोंग वाले स्टाइल से। चलो बच्चों के सोने का टाइम हो गया है तो मैं जाकर सोना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से बेकू को भेज देती है और बेकू भी चुप करके वहाँ से चला जाता है और ये उसके जाने के बाद उसके लाए हुए खाने को देखने लगती है। अब मॉर्निंग में ये सबसे पहले ही लैब में बैठी होती है और जैसे ही मिस्टर ली आता तो ये मिस्टर ली को देख रही होती है। मिस्टर ली भी इसको देखने के बाद गुजरने तो लगता है, पर मिंगयोंग कैसे उसको हाथ से जाने देने वाली थी। कहने लगती है कि आपको पता है कि ये जॉब मेरी जाने वाली है और अगर मेरी जॉब जाने वाली है तो उससे पहले अगर मैं कुछ भी कर लेती हूँ तो क्या ही नुकसान होगा, जॉब से तो मैं पहले ही जा रही हूँ। ये बातें करके वो मिस्टर ली को डराना चाह रही होती है और मिस्टर ली सच में उससे डर भी रहा होता है। और जैसे बेचारा मिस्टर ली जाकर फिश के साथ लग जाता तो ये भी उसको वहाँ पे पड़ा हुआ दंड दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेरे ही सर से पड़ा है और करके भी दिखा रही होती है कि किस तरह ये यहाँ पे पड़ा है। तो वो कहने लगता है कि क्या सच में। वो तो बहुत ही ज्यादा मिंगयोंग से डर रहा होता है। मिंगयोंग उससे यही कहती है कि अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के काम में बिल्कुल भी तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है या उसके काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मिंगयोंग के और भी कुलीग्स आ जाते हैं जिनको देखते ही वो उनके सामने आ जाते हैं और साथ में मिस्टर ली को भी अपने साथ ले आई थी और कहने लगती है कि मैं और मिस्टर ली बातें कर रहे थे। अब उन दोनों को देखकर समझ आ जाता है कि मिंगयोंग अपनी जबान में मिस्टर ली को समझा रही है कि तुम्हें यहाँ पर कैसे रहना होगा, इसलिए वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और यही कह रहे होते हैं कि मिंगयोंग मतलब जीत गई है अगर वो उसके कहने पर स्माइल कर रहा है हमारे सामने। और इधर बेको दिखाया जाता है जो मिंगयोंग के घर के बाहर होता है और वैसे ही ओंगजू डोर ओपन करके उसे देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो बात कहाँ से स्टार्ट करे। ओंगजू खुद ही बात स्टार्ट कर देती और कहती है कि अगर तुम काम से पहले यहाँ पर आए हो तो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मिंगयोंग सारी रात वहीं पर रही है पोटैटो लैब में, तो तुम्हें जो भी काम है तो वहीं पर जाकर उसे पूछो और वहीं पर जाकर उससे बात करो। वो तो हैरान हो रहा होता है कि इसको ये सब कैसे पता। तो ओंगजू कहने लगती है कि सबको मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं होगा पर मुझे सब पता होता है। इसीलिए बेको से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। हमें नहीं बताया जाता है कि बेको ने उसे क्या पूछा। इधर मिंगयोंग दिखाई जाती है जो ब्रश करते हुए आ रही होते हैं, पर जब वो अपने टेबल के पास पहुंचने लगती तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारे मोबाइल पर काफी कॉल्स आ रही थी, देख लो कि किसकी कॉल आ रही थी। उसे बेको ही
कॉल कर रहा होता है। वो बेको की कॉल देकर बाहर उसकी बात सुनने के लिए पहुंच जाते। बेको पहले से उसका भाई वेट कर रहा होता है और फौरन से उसको अपनी कार में बिठाने लगता है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जा रहा हूँ, मेरा आफ्टरनून ऑफ है तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि ये क्या बात हुई, पर फिर भी वो उसको अपनी कार में बिठाकर उसको वहाँ से ले जाता है। अब वो उसको पोटैटो की जमीन पर ही ले आता, जहाँ पर आकर मिंगयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती क्योंकि हमेशा वो यहाँ पर आती रहती और उसको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। बेको भी उसको खुश देखकर खुश हो रहा होता है और फिर वो अपने बारे में बेको को बताने लगते हैं, पर फिर कहती है कि मेरी बातों को सुनकर ओंगजो को भी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल पागल हूँ, किस तरह की बातें कर रही हूँ, तो तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। वो कहते हैं कि नहीं तुम बोलो। तो ओंगजो से बताने लगती है कि मैं अपने कुछ साल पहले एक टाइम में ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तो मेरी जॉब भी चली गई थी और फिर मुझे एक जगह न्यू जॉब ढूंढनी थी जहाँ मुझे पोटैटो लैब में काम मिला। पोटैटो लैब में कुछ टाइम काम करने के बाद हर कोई उस लैब को छोड़ता जा रहा था और मुझे भी ये देख कर रख लिया गया कि ये शायद लड़की नहीं छोड़ेगी। और सच में मुझे समझ आ गया कि वहाँ से लोग क्यों छोड़कर चले जाते जब बहुत ज्यादा हैवी स्नो होती है। तभी ग्रीन हाउस वो बिल्कुल तबाह हो जाता है, वहाँ के सभी पोटैटो खराब हो जाते हैं, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता। अब मैं भी उनके साथ इसी तरह स्नो को साइड करवा रही होती हूँ और एक वहाँ पर मुझे पोटैटो मिलता है जो सर्वाइव करता है, जिसको देखकर मैंने सोच लिया था कि अगर ये इतनी सर्दी में सर्वाइव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पोटैटो मुझसे बात कर रहा और मुझे ऐसा ही लगता है कि सभी पोटैटो मुझसे बात करते हैं। वो कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होगा। तो बेको कहता है कि क्यों नहीं आ रहा, मुझे यकीन आ रहा है। और देखो वो पोटैटो तुमसे बात नहीं कर रहा था बल्कि तुम खुद से बात कर रही थी और खुद को समझा रही थी। ये तुम्हारे खुद के अंदर के थॉट्स थे जो तुम्हारे सामने आ रहे थे। मिंगयोंग को अच्छा लगता है कि बेको उसकी बात समझ गया है। वैसे बेको जब उसके सामने बैठता है तो अभी कुछ बोलता भी नहीं है, पर मिंगयोंग उसे रोकने लगती है और कहती है कि नहीं अभी इस चीज का टाइम नहीं आया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बेको को समझ नहीं आ रहा होता है कि मिंगयोंग ऐसा क्यों कह रही है या वो इसको क्या समझ रही है। तो वो मिंगयोंग से पूछता है कि क्या हुआ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए भी पूछोगे पर मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं इसके लिए अभी हाँ नहीं कर सकती। तो बेको को मिंगयोंग समझ आ जाती है। तो वह कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुमने मुझे बोला था कि मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करना होगा और मैं वही करने वाला था। मिंगयोंग उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा एम्बैरस हो रही होती कि उसने क्या समझा था और निकला क्या। फिर बेको अपनी जगह से खड़े होकर कहता है कि अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं बल्कि करूंगा। ये कहकर मिंगयोंग के पास आता है, पहले उसके हाथ को पकड़ता है फिर आप उसके बालों को अपने दूसरे हाथ से साइड में करने लगता है। अब मिंगयोंग को पता होता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती और बेको से किस कर लेता। फाइनली इन दोनों की रिलेशनशिप वाली फर्स्ट किस हो जाती है। अब मिंगयोंग इस सब के बाद जैसे ही घर वापस आती तो ओंगजो पहले से इसके वेट में बैठी होती है। तो ये बड़ी मुश्किल से उसके बचाकर ऊपर की तरफ जा रही होती है, पर इससे आवाज निकल ही आती है जिसकी वजह से ओंगजो को इसके आने का पता लग जाता है। वो फौरन से इसके पीछे भागते हुए लग जाती कि क्या हुआ कहाँ पर थी। वो इससे भागते हुए अपने कमरे में जाकर छुप जाती है, पर ओंगजो तो फिर भी इसकी जान नहीं छोड़ रही होती है। कहती है कि दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी, दरवाजा खोलो। तो ये रूम की लाइट्स वगैरह ऑन करके उसके डोर ओपन कर देती है। अब ओंगजो आकर उसे पूछा जा रही होती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वह कहती है कि बातों से कुछ नहीं हुआ बल्कि बस यही कहते। तो ओंगजो समझ आती है कि क्या हुआ है। वो उसकी खुशी में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। दोनों इतनी पागलों की तरह खुश हो रही होती है कि हवा क्योंग भी उन्हें देखकर कहता है कि ये दोनों लड़कियां बिल्कुल पागल हैं। बेको दिखाया जाता है जो घर आकर भी स्माइली किया जा रहा होता है, यहाँ तक कि उसके लिए जो उसने प्लांट रखा हुआ था उसे देखने लगता है। और इधर मिंगयोंग जो मजे से सोई होती है तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। तो वो मैसेज देखकर शौक से हो जाते हैं क्योंकि मैसेज ये होता है कि पाक के डैड की डेथ हो गई है। और इधर पाक दिखाया जाता है जो अपने डैड के फ्यूनरल पर होता और काफी ज्यादा उदास बैठा होता है। उसको अपने डैड की वो कॉल याद आ रही होती है जब वो हुईजिन के साथ था। तो उसने अपने डैड की कॉल को पिक नहीं किया था, ये बोल दिया था कि स्पैम कॉल है और उसकी फैमिली के साथ बातें करने लगता है। अपनी फैमिली को तो उसने टाइम ही नहीं दिया था। अब वो अपने डैड को याद कर करके रो रहा होता है। वैसे ही मिंगयोंग आ जाती है जो उसके डैड के फ्यूनरल के लिए आई थी। आकर पाक से कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डैड के फ्यूनरल पर आ सकती हूँ तो ठीक है, वरना मैं यहीं से चली जाती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम अंदर चलो। ये कहकर उसको अपने साथ अंदर ले आया था जहाँ पर दोनों भाई और उसकी मॉम वहीं पर होते हैं उसी रूम में। और मिंगयोंग भी उसके डैड को रिस्पेक्ट दे रही होती है और फिर इन लोगों के सामने भी रिस्पेक्ट से झुकती है। अब पाक की मॉम फौरन से मिंगयोंग के पास आकर उससे सॉरी करने लगती है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे ज्यादा तो बुरा मिंगयोंग के साथ हुआ था, पूरी फैमिली नहीं। पाक समेत मिंगयोंग को छोड़ दिया था और हुईजिन को अपनी फैमिली का मेंबर बना लिया। पर मिंगयोंग ने कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, आपने बस अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, कोई भी खाना वगैरह मिस नहीं करना। अब ये भी ये बातें करने के बाद बाहर आकर बैठ जाती है और पाक भी इसके सामने बैठा होता है। वो बस पाक से ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल रखना होगा, उन्हें टेक केयर की बहुत जरूरत है। ये कहकर जाने लगती है तो वो उसे कहता है कि कुछ खा कर तो जाओ, पर वो कुछ भी खाकर नहीं जाती और वहाँ से चली जाती है। अब पाक को पता लग चुका था कि उसने हुईजिन के साथ क्या गलत किया था। हुईजिन को पीनट से एलर्जी नहीं थी और वो उसके लिए पीनट नहीं लेकर आया था। ये कह के तुम्हें पीनट से एलर्जी है, असल में पीनट से तो एलर्जी मिंगयोंग को थी, क्योंकि यहाँ पर अभी खाने से पहले मिंगयोंग ने ये कहा था कि मैं पीनट नहीं खाती। तभी उसे ये सब बातें याद आती हैं। और फिर जब वो उसके लिए शूज लेने के लिए जाता है तो उसका शू साइज बताता है, पर वो असल में मिंगयोंग
मिंगयोंग का शू साइज बताता है, हुईजिन का नहीं। हुईजिन इन सब बातों को नोट कर रही होती और जब बर्थडे आता है तो वो केक लेकर आता है हुईजिन के लिए, पर हुईजिन का बर्थडे नहीं होता बल्कि मिंगयोंग का उस दिन बर्थडे होता है और वो ड्रंक होकर मिंगयोंग वाले बर्थडे वाले दिन उसके लिए केक लेकर आता है। और हुईजिन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाइयाँ हो रही होती और ये बस ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा होता है। हुईजिन उसके मुंह पर कहती है कि मुझे पता है कि तुम रिग्रेट फील कर रहे हो। अब रिग्रेट वाली बात से वो मिंगयोंग को आवाज देते हुए उसके पीछे पहुंचा आता और उससे आकर माफी मांगता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता हूँ, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कहते हुए रोते हुए उसके कंधे पर सरक देता है। वैसे पीछे से बेको भी आ जाता है जो इन दोनों को इस तरह साथ देखकर बिल्कुल शॉक में होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।